रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की जो वीडियो है वो MTA 001 एलिमेंट्री मैथ्स जो है उसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन है, जो कि 1 से 15 टोटल लेक्चर्स आपकी मिड टर्म में इंक्लूड है। उसकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से और ऑनवर्ड जाते रहेंगे। अच्छा, आपको जैसे कि पता है कि ये MTA 001 जो है डिस्क्रीट मैथ्स 202 से ही लिए हुए हैं लेक्चर्स। वो जो लेक्चर उस टीचर ने जो टीचर ने पढ़ाया है वो ही लेक्चर इसमें थोड़े से इंक्लूड है, सारे नहीं इंक्लूड। सिर्फ 15 लेक्चर्स हैं और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट वाले लेक्चर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड है। तो हम अपनी जो प्रिपरेशन वीडियो है मैंने सेपरेट की है ये MTA 202 से, कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उनको MTA 202 की वीडियो देखनी पड़ती है इस लेक्चर कोड के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने कहा मैं सेपरेट ही प्रिपरेशन वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और जो आपके कोर्स में इंक्लूड है सिर्फ आपको वही पढ़ना पड़े। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं और ऑनवर्ड जाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे पास सबसे पहले आता है डिस्क्रीट इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथ्स। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डिस्क्रीट कहते हैं किससे और कंटिन्यूस किसे कहते हैं। ऑपोजिट होता है कंटिन्यू डिस्क्रीट के। डिस्क्रीट में हमारे पास ये जो है ना डॉट डॉट मतलब थोड़ा सा गैप आ जाता है। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट प्लान होता है जिसमें एक्स एक्सिस इस तरफ होते हैं और वाई ऊपर की तरफ होते हैं। तो इसमें जो इस तरह का ग्राफ होता है उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, और जो इस तरह कंटिन्यू होते हैं जिसमें पेंसिल नहीं उठाई जाती उसको कंटिन्यू कहते हैं। तो हमने इस चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही सारी हाईलाइट की हुई हैं, और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप जो है पूरी लेक्चर्स लें इनके, कि डिटेल में कोई भी पार्ट हो तो आपको पहले तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ इसमें इंक्लूड किया, लेकिन कुछ भी हो सकता है जो थोड़ा सा मैंने एक एडिशनल चीज़ें छोड़ी हैं जो मुझे अनइम्पॉर्टेंट लगी है। अनइम्पॉर्टेंट तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैंने करवाया है सारा, जो कि पास्ट पेपर में भी आती रही है वही सारी चीज़ें। ठीक है, वही टॉपिक लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो है अगर टाइम है तो आप लोग ओरिजिनल लेक्चर्स इनके ज़रूर लें, जो कि MTS 202 में मेरी सारी ये सीरीज़, ये 001 की जो सीरीज़ है उसमें अपलोड मैंने की हुई है। तो आप लोग उसके हिसाब पे अपने लेक्चर्स 202 पे जो है जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आप लोगों को ये होगा कि अच्छे से डिटेल टॉपिक की समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, हमारे पास अब क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव जो मतलब किसी स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए काम आते हैं। आपको पता है जैसे कि एंड, कोई दो सेंटेंस होते हैं उसको जोड़ने के लिए एंड यूज़ होता है, और भी यूज़ होता है, नॉट भी यूज़ हो सकते हैं। कंडीशनल और बाई कंडीशनल थोड़ा चेंज होता है, वो किसी कंडीशन पे होता है। अगर हम कहें इफ़ ये हो रहा है तो ये देन ये होगा, और बाई कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ, जिसमें हम कहते हैं कि यही हो सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास एंड के लिए ये वाला यूज़ होता है। अब आपको पता है एंड ए लिखते हैं ना, तो ए ऐसे लिखा जाता है, तो आपको याद रहे कि ये वाला इसका साइन है। ठीक है, ए ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका साइन इससे मैच हो रहा है। ठीक है, और के लिए और ऐसे लिखते हैं तो आप याद रखें कि ये वी की शेप में, तो ये वेल, इसको वेल कहते हैं। ठीक है, नॉट के लिए आप इस निगेशन का साइन होता है, टिल्ट इस तरह होता है, और कंडीशन के लिए ऐसे एरो, कि अगर ये है इफ़ देन तो हम एरो लगाते हैं ना कि ये है तो फिर ये हो। बाई कंडीशनल के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ, तो इसके दो डबल एरो होता है इसके लिए। अब आगे हम इसकी टेबल्स देखेंगे ना, ट्रुथ टेबल, तो आपको आराम से वो प्रैक्टिस कर करके समझ आ जाएगी। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ दी हुई है कि अगर आपके पास ये कोई स्टेटमेंट फॉर्म में हो तो आपने कनेक्टिव यूज़ करके कैसे करना होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज़ इन पाकिस्तान एंड 12 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है ना, और बीच में एंड ने जोड़ा हुआ है, तो आप एक स्टेटमेंट को पी कह दें, एंड का साइन आपको पता है ये ए की फॉर्म में होता है इस तरह, तो ए लगाया, और दूसरी स्टेटमेंट को क्यू कह दिया, तो ये आपके पास पी एंड क्यू बन गया। इसी का इस तरह भी हो सकता है, इस्लामाबाद इज़ नॉट इन पाकिस्तान, अगर यहाँ होता है इज़ नॉट इन पाकिस्तान तो आप नेगेशन लगाते भी, किसी की स्टेटमेंट का उल्टा नेगेशन होता है ना, उसका नॉट लग गया तो आप नेगेशन भी लगाते एंड क्यों लगाते। और अगर 12 इज नॉट डिविजिबल आता तो यहाँ पे भी नेगेशन क्यों होता। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 तो यहाँ पे भी नेगेशन आ जाता। सही है, और अगर आपके पास यहाँ एंड की जगह और होता, इस्लामाबाद इज इन पाकिस्तान, तो पी लगाते, और के लिए आपको पता है वी वाला साइन होता है तो वी लगाते और क्यू। इसी तरह अगर नॉट हो तो दोनों के साथ, तो दोनों के साथ नॉट लग जाता। मैंने एक ही एग्जाम्पल करवाई है जिसमें मैंने कहा आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैसे आपने स्टेटमेंट से जो है इनको वो कनेक्टिव यूज़ करने। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ नॉट हॉट और सनी। अब देखिए इट इज़ नॉट हॉट एक स्टेटमेंट है और नॉट है उसके साथ, तो नॉट भी हो गया, और बीच में यूज़ हुआ है तो और के लिए वी का साइन यूज़ हो गया, और सनी के लिए एक दूसरी स्टेटमेंट है जिसको हम क्यू कह देते हैं। ठीक है, आपके पास MCQs में भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट दी हो आपने कनेक्टिव्स बनाने हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट इज़
नॉट हॉट बट सनी, एक और स्टेटमेंट है। तो नॉट हॉट के लिए आपने निगेशन लगाना है। पहली स्टेटमेंट को पी कह देते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को क्यू कह देते हैं, और ये बीच में बट है। बट हो, नॉर हो, एन और कहते हैं नॉर, उसके लिए भी ये एंड यूज़ होता है, एंड वाला सिंबल। ठीक है, बट के लिए भी एंड वाला ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है निगेशन। अब हमने ट्रुथ टेबल्स बनाने इनके। निगेशन का साइन आपको पता है ये टेल फॉर्म में होता है, जिसको हम नॉट कहते हैं। ठीक है, निगेशन से ही नॉट होता है ना, नोट, इसलिए आपको आराम से समझ आ जाएगी कि नॉट किसको कहते हैं, निगेशन को। अब आपको पता है कोई स्टेटमेंट हो उसके साथ नॉट लगाते हैं तो वो चेंज हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है ना। तो हमने क्या करना है कि कोई भी अगर लिया है पी, कोई भी स्टेटमेंट का नाम है, उसका निगेशन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, और अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहते हैं, एंड को कहते हैं। आपने नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कहीं साइन आपको होगा, कहीं एंड लिखा होगा, कहीं कंजंक्शन। तो ये तीनों चीज़ें एक ही का नाम है। ठीक है, अब हमारे पास कंजंक्शन एंड आपको पता है, जैसे दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एंड यूज होता है ना, तो इसलिए हमारे पास एक पी होना चाहिए, एक क्यू। आर एस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे पी और क्यू, यहाँ पे सिर्फ पी लिया था क्योंकि नॉट एक ही स्टेटमेंट के साथ लग सकता है, उसी को चेंज कर सकता है। लेकिन कनेक्टिव जो होता है ये एंड और जो होता है, और नॉट के अलावा, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो इसलिए जो है हम इसलिए दो लेंगे, पी और क्यू लेंगे। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, ऐड करना है, पी और क्यू का ऐड। हमने क्या करना होता है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, दो ट्रू दो फॉल्स। पहली वाली टेबल में आपने दो ट्रू दो फॉल्स लिखने, और क्यू के लिए आपने लिखना है ट्रू फॉल्स। ठीक है, हमेशा जो भी आपके पास आए ना, तो पहले वाले में आपने दो ट्रू दो फॉल्स, और दूसरे वाले में ट्रू फॉल्स ऐसे लिखना होता है। और फिर आपने एंड करना होता है। एंड में क्या होता है, हमारे पास जब दो ट्रू होते हैं तो तीसरा भी क्या होता है, ट्रू होता है। एंड की ये निशानी है, एंड वाले में दो ट्रू होंगे तो तीसरा भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये आपने इसकी निशानी याद रखनी है। ठीक है, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। सही है, इसी तरह और देखिए डिसजंक्शन, और को कहते हैं वी वाला साइन। इसकी निशानी है कि दो फॉल्स होंगे तो तीसरा फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। उसी तरह हमने दो ट्रू दो फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ये, और यहाँ पर रिजल्ट में आपने दो फॉल्स होंगे तो फॉल्स लगाना है। जैसे ये दो फॉल्स हैं तो आपने क्या लगा दिया, ये फॉल्स लगा दिया, अदरवाइज क्या हमने लगाना है, ट्रू ही लगाना है। सही है, अब इसकी निशानी मैंने लगा दी है कि वी डिसजंक्शन जो होते हैं उसके तीनों फॉल्स होने चाहिए, दो फॉल्स तो तीसरा फॉल्स, और इसका क्या होना चाहिए, दो ट्रू तो तीसरा भी ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कि उसमें हमारे पास अब ट्रुथ टेबल्स हम देखेंगे। यही जैसे कनेक्टिव्स है ना, इसी कनेक्टिव्स को यूज़ करके जो है हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। और आपको पता है कि निगेशन कैसे फाइंड होता है। निगेशन कोई भी हो तो उसको ऑपोजिट कर देते हैं, ट्रू होता है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स होता है तो ट्रू कर देते हैं। और आपको अब एंड का भी पता चल गया कि एंड के लिए हमारे पास दो ट्रू होते हैं तो तीसरा भी ट्रू होता है, और का भी पता चल गया कि दो फॉल्स होते हैं तो तीसरा फॉल्स। अब आपने ये ही यूज़ करके सारी टेबल्स बनानी होती है। एक दो टेबल्स मैंने करा दी हैं, बाकी जो है आपने अगर डिटेल में और एग्जांपल देखनी है तो आप लेक्चर इसके लिए। ठीक है, अब पी एक लिया हमने, एक क्यू लिया, वही क्या, दो ट्रू दो फॉल्स लिखे पी के लिए, और क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स हमने लिखा। ठीक है, अब हमने निगेशन, यहाँ पे हमें ऊपर क्या दिया हुआ है, निगेशन पी दिया हुआ है, तो निगेशन मतलब पी का ऑपोजिट। तो पी यहाँ पर जो जहाँ ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उसका चेंज हो गया, फॉल्स है तो ट्रू। अब हमने निगेशन पी और क्यू का मतलब इस वाले का और इस वाले का, इनका क्या करना है, और करना है। वी है तो और करना है, तो और में आपको पता है कि दो फॉल्स हो तो तीसरा फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू। अब यहाँ पे और कोई भी दो फॉल्स नहीं है, सिर्फ यही दो फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है, इसका मेन पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की क्या निशानी है कि हमारे पास दो ट्रू होंगे तो फॉल्स होगा, और दो फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे तो दो फॉल्स है ना, तो हमारे पास फॉल्स, ये हमारे पास जैसे और निगेशन की थी, दो फॉल्स है तो तीसरा, सॉरी और की। ठीक है, और की निशानी क्या है कि दो फॉल्स हो तो तीसरा फॉल्स, लेकिन ये एक्सक्लूसिव और है, तो एक्सक्लूसिव और में हमारे पास दो ट्रू में भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और की एक प्रॉपर्टी होगी कि दो फॉल्स है तीसरा फॉल्स, और एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक्स्ट्रा एक चीज़ डालने के, दो ट्रू है तो तीसरा भी क्या होगा, हमारे पास फॉल्स होगा, इसकी ये निशानी। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब बाकी इसके अलावा भी कुछ और हो तो वो भी ट्रू ही होंगे, बस आपने ये याद रखना है कि दो ट्रू है तो तीसरा फॉल्स, दो फॉल्स है तो तब भी फॉल्स। सही है, अब हमारे पास एक आता है डिमॉर्गन लॉ। अब डिमॉर्गन लॉ हमारे लिए MTH 104 MTH 202 मैंने दोनों में पढ़ाया हुआ है, इसमें भी आ गया। तो अब हमारे पास प्रिपरेशन में भी हम यही चीज़ करेंगे, डिमॉर्गन लॉ दोबारा से, कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है ब्रैकेट में, और उसके बाद जो भी बात की गई होती है, जैसे यहाँ निगेशन का है पी
एंड क्यू। तो जब हमने इसको ब्रैकेट को खोलना होता है मतलब निगेशन को दोनों को देंगे तो हमने बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। तो हमने निगेशन पी कर लिया और ये निगेशन क्यू को भी दे दिया। तो यहाँ पे बीच में एंड था तो ये किस में चेंज हो गया, और में चेंज हो गया। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट वाले लॉ में भी ऐसे होते हैं कि अगर डिमॉर्गन लॉ में कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो वो ब्रैकेट में जब अलग होता है तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास ट्रुथ टेबल की फॉर्म में है तो उसमें हमने क्या कर दिया, निगेशन अगर दे दिया दोनों को तो बीच वाला साइन चेंज हो गया। यहाँ पे वी था, यहाँ पे ए एंड का बन गया, ठीक है। और था तो यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे और एंड था तो यहाँ पे और दोनों को निगेशन अलग अलग कर दिया। सही है। एग्जाम्पल अब देखिए, अगर इसकी स्टेटमेंट हो और उसको आप उसमें करना हो, डिमॉर्गन लॉ में कन्वर्ट करना हो तो आपने किस तरह करना है, द फैन इज स्लो एंड इट इज़ वेरी स्लो हॉट, सॉरी, ठीक है। अब आपने दो स्टेटमेंट है, एक ये वाली स्टेटमेंट आ गई, एक ये वाली स्टेटमेंट आ गई, बीच में और आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट को चेंज करना होता है, नॉट लगाना होता है और बीच वाले का कनेक्टिव चेंज करना होता है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, द फैन इज नॉट स्लो, स्लो था तो नॉट स्लो कर दिया, एंड की जगह और लग गया, और इट इज़ वेरी हॉट तो इट इज़ नॉट वेरी हॉट हो जाएगा। निगेशन पी और आ गया, निगेशन क्यू आ गया, जबकि हमारे पास क्या था, निगेशन पी था एंड निगेशन क्यू था, ठीक है। तो हमने इसका एंड को और कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिटोलॉजी। टिटोलॉजी क्या होता है कि टी से शुरू हुआ ना टी, तो जितने सारे आंसर हमारे पास जब आंसर ट्रू होंगे तो उसको हम टिटोलॉजी कहेंगे। आपके पास किसी चीज़ में भी किसी में भी सॉल्व करने के लिए इस तरह का हमें अगर कोई दिया होता है, पी वेल नॉट निगेशन पी दिया हो या पी एंड निगेशन कुछ भी दिया हो, क्यू दिया हो, तो उसमें आपके पास आपने आंसर देखने होते हैं। अगर सारे आंसर ट्रू हो रहे हैं, ये तो अभी दो है ना, अगर 4 भी हो 8 भी हो तो 2 ट्रू हो, तो आपने क्या करना होता है, सारों को ट्रू कर देना होता है। देखिए सारे जब ट्रू हो तो वो क्या होगा, टिटोलॉजी होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टिटोलॉजी। और अगर सारे फॉल्स हो तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पी है और निगेशन पी है, तो पी का उल्टा हमने निगेशन पी कर दिया, फिर पी और निगेशन पी किया, मतलब इन दोनों का और किया। तो और में आपको पता है कि दो फॉल्स हो तो तीसरा फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू। तो यहाँ पे तो दो फॉल्स किसी में नहीं है तो सारे ट्रू ही हो गए, ठीक है। इसी तरह आपके पास कॉन्ट्रोडिक्शन में क्या होता है कि हमारे पास सारे फॉल्स आने चाहिए, तो वो कॉन्ट्रोडिक्शन होता है। इसमें हमने एंड कर दिया पी का और निगेशन पी, मतलब उसका उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उसके उल्टे का हमने एंड कर लिया। तो एंड में आपको पता है कि दो ट्रू हो तो तीसरा ट्रू होता है, तो यहाँ पे तो कोई भी दो ट्रू नहीं है तो ये सारे फॉल्स, तो मतलब कि ये क्या हो गया, कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम ट्रुथ टेबल जब बनाते हैं तो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती है ना उतने हमारे पास टेबल के कॉलम्स होते हैं। अब हमारे पास अगर दो हैं, पी और क्यू है, ठीक है, एंड, तो हमने क्या करना होता है, इसको देखना होता है कि टू के ऊपर क्या आया, टू आया, क्योंकि टू हमारे पास है तो ये टू टू ज़र फोर, तो हमारे पास 4 कॉलम बनेंगे इस तरह, जैसे कि नीचे वाला है, यहाँ पे देखिए 4 बनेंगे, ये 4 रोज बनी है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 लेटर्स होते हैं, पी क्यू और आर होता है, तो हमने क्या करना होता है, 2 के ऊपर 3 लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 8, तो फिर 8 कॉलम बनते। फिर उसमें कैसे बनते, हम 4 ट्रू लेते, 4 फॉल्स लेते, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स ऐसे लेते, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स ऐसे लेते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फिर आपने उसको कैसे करना होगा। फिर उसके आगे आपको पता है निगेशन कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं और कैसे करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हमारे पास आता है इम्प्लीकेशन, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। इम्प्लीकेशन में ये एरो वाला जो होता है ना, इफ़ एंड देन वाली बात, वो आती है। अब उसका मेन पॉइंट आप लोग ये याद रख लें, हर किसी का एक एक मेन पॉइंट है। एंड का एक मेन पॉइंट है कि 2 ट्रू तो तीसरा ट्रू, और का एक मेन पॉइंट है कि 2 फॉल्स तो तीसरा फॉल्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब आ गया कंडीशनल का। कंडीशनल का पॉइंट ये है कि अगर एक ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है, सेकंड वाला फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। पहला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ये मेन बात है, 2 ट्रू तो तीसरा, सॉरी 1 ट्रू 1 फॉल्स तो तीसरा क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। इसका यही मेन पॉइंट है। अगर आपको स्टेटमेंट कोई दी हो, जैसे कि निगेशन वाली दी थी, उसको आपने इस तरह कन्वर्ट करना हो तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स, तो आपने फिर उसको जो है आंसर फॉल्स उस तरह आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास निगेशन वाले कन्वर्ट करने थे, स्टार्ट में जैसे हमने वो बनाया था इस्लामाबाद वाली जो स्टेट वो थी, एग्जांपल इज़ नॉट इन पाकिस्तान, तो हमने नॉट लगा दिया था। इम्प्लीकेशन वाली में आपको ऐसे पता चलेगा कि इफ़ और देन वाली बात होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इम्प्लीकेशन वाली बात, इम्प्लीकेशन का इसमें काम है, ठीक है। अच्छा, अब इन वर्ड्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास क्या आता है,
कि कोई आपके पास स्टेटमेंट हो और इसका इन्वर्स लेना हो कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो आपने इन्वर्स का मतलब कि उल्टा हो जाए, तो पी का उल्टा क्या होगा, निगेशन पी होगा, क्यू का उल्टा क्या होगा, निगेशन क्यू होगा। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब दोनों साइड पे एरोज होते हैं। इसकी निशानी क्या है कि एक तो हमारे पास इम्प्लीकेशन वाला बात होगी कि एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स आएगा, ये इम्प्लीकेशन वाली बात थी। और डबल की इम्प्लीकेशन के मतलब कि अगर ट्रू फॉल्स का फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू का भी फॉल्स ही होना चाहिए, मतलब इन दोनों की अगर जगह भी चेंज हो जाए तो तब भी हमारे पास फॉल्स ही आंसर है, ठीक है। तो कंडीशनल की ये बात याद रखनी होती है, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू हो, दोनों का आंसर क्या है, हमारे पास फॉल्स ही आए। इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन। और इसमें हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ की बात होती है। जो स्टेटमेंट में इफ़ एंड ओनली इफ यूज़ हुआ हो वो बाई कंडीशनल की हमारे पास होती है। उसमें फिर हमने इस तरह टेबल बनाने होते हैं। जैसे कि अब आप देखें कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपने उसको इफ़ एंड ओनली इफ से समझना कि बाई कंडीशनल है, तो आपने उसका आंसर निकालने के वो ट्रू है या फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए 1 + 3 = 3, 1 + 1 = 3, इफ़ एंड ओनली इफ। तो इफ़ एंड ओनली इफ आपको पता चल गया कि ये बाई कंडीशनल है। इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट, अब आप देखें इसको आपने टेबल की फॉर्म में पलटा करना है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ये फॉल्स है, तो आपने फॉल्स लिख ली। 1 + 1 तो 2 होता है, ये तो 3 लिखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। इफ़ एंड ओनली इफ के लिए आपने डबल एरो लगाए। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट, अर्थ फ्लैट है नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो जो तब जब दो फॉल्स होते हैं तो तीसरा क्या होता है, ट्रू होता है। ऊपर से टेबल आपने पहले से दिमाग में जल्दी से बना लेना, ट्रू फॉल्स इस तरह करके 1 मिनट में बन जाएगा। तो 2 फॉल्स का आंसर ट्रू है, तो इसलिए आपने इसका आंसर ट्रू लगा दिया। आपको डबल इम्प्लीकेशन की जो है बात यही याद होगी कि ट्रू फॉल्स का फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू का फॉल्स होता है, बाकी ट्रू होते हैं, तो इसका आपने ट्रू लगा देना। दूसरी इस तरह आपके पास आ सकती है, स्काई इज ब्लू इफ़ एंड ओनली इफ़। ये आपके पास अब डबल इम्प्लीकेशन की टेबल से आ रही स्टेटमेंट। आपके पास इम्प्लीकेशन से भी ये इस तरह की टेबल आ सकती है कि इफ़ खाली यूज़ हुआ, तो आपने देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो एक ट्रू दूसरी फॉल्स का आंसर फॉल्स आता है, बाकी सारी का ट्रू आता है। इम्प्लीकेशन की बात करें, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन में आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर आपने देखना है स्काई इज ब्लू इफ़ एंड ओनली इफ 1 = 0। स्काई ब्लू है, हाँ ट्रू, लेकिन 1 = 0 तो गलत है, तो ये रॉन्ग। जब एक ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो उसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। ये हमने अभी किया, एक ट्रू दूसरा फॉल्स तो उसका आंसर फॉल्स आता है, तो इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपने स्टेटमेंट चेक करनी है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स, तो उसका आंसर क्या आता है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि बाई कंडीशनल के लिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा भी आपके पास कंडीशनल हो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने कंडीशनल की आपके पास थोड़ी सी एग्जांपल लिखी है पीछे, जो हमने अभी टॉपिक किया कि कंडीशनल में इफ़ आता है और देन। इफ़ पी स्क्वायर देन पी इज रेक्टेंगल, तो ये आपके पास इफ़ देन वाली आ गई। तो आपने इसका क्या करना है, इसको लिखा हुआ है कन्वर्ट इट इन इनवर्स। अब इसका इनवर्स बनाना है, तो आपने क्या कर देना है, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी सबसे पहले बताया, तो इसके साथ भी नॉट लग जाएगा, इसके साथ भी नॉट, और बीच में एप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया इफ़ पी इज स्क्वायर, तो हमने इसको नॉट पी कर लिया, इफ पी इज नॉट स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने इन्वर्स बना लिया। देन की जगह हमने ये एरो लगाया, पी इज रेक्टेंगल, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, पी इज नॉट रेक्टेंगल, तो नॉट के लिए नेगेशन क्यों आ गया, ठीक है। अगर आपको इस सिंबल की फॉर्म में करना हो तो ऐसे करना, और अगर खाली स्टेटमेंट में करना हो तो आपने ऐसे नॉट लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, अब आपको पता है कि 2 तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक वैलिड होता है एक इनवैलिड होता है। पहले तो आर्ग्यूमेंट देख लेना, हमारे पास जितने भी प्रेमिसेस होते हैं, असम्पशंस होती हैं जो हम खुद एज्यूम करते हैं, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रीमिसेस है, जितनी भी आपके पास प्रीमिसेस हो उनका एक कंक्लूजन निकलता है, और अगर कंक्लूजन और प्रीमिसेस सारे ट्रू हो तो वो हमारे पास वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है। और अगर प्रीमिसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैलिड में देखिए प्रीमिसेस एंड बोथ प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर ट्रू, मतलब सारे ट्रू होने चाहिए। और एग्जांपल हमें अब यहाँ पे इस तरह दी हुई है, ये भी प्रीमिसेस है, ये भी प्रीमिसेस है, और ये कंक्लूजन है, ठीक है। अब हमारे पास पी और क्यू है ना, तो सबसे पहले आप जैसे पी और क्यू टेबल के लिए बनाते हैं वो बनाना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर आपने पहली प्रीमिसेस लिखनी है पी इम्प्लॉयज़ क्यू, तो आपको पता है पी इम्प्लॉयज़ में क्यू में क्या होता है, दूसरा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू। तो आपने पहले ट्रू दूसरा फॉल्स वाला को फॉल्स कर दिया और बाकी सारों को आपने ट्रू कर दिया, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन है। अब आपके पास तीसरी प्रीमिसेस क्या है, पी के साथ कुछ नहीं हो रहा तो एज इट इज़ पी उठा के लिख दे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्योंकि पी खाली पी है। फिर आपके पास कंक्लूजन में क्या आया है, क्यू, आखिर में कंक्लूजन लिखते हैं, क्यू है तो क्यू एज इट इज़ उठा के लिख दें, क्योंकि क्यू के साथ कुछ नहीं हो रहा, ना निगेशन क्यू है ना कुछ और है। अगर निगेशन क्यू होता है तो आपने क्यू का ऑपोजिट लिखना होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्यू है तो आपने क्यू एज इट इज़ उठा दिया। अब आपने इन दोनों को नहीं देखना,
आपने क्या देखना है कि दो प्रीमिसेस अगर ट्रू है तो तीसरा भी ट्रू होना चाहिए, मतलब प्रीमिसेस और कंक्लूजन ट्रू हो तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्रीमिसेस ट्रू, ये भी प्रीमिसेस ट्रू और ये इसकी कंक्लूजन भी ट्रू, तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड। अगर आपके पास ये दो ट्रू और ये फॉल्स होता है तो हम इनवैलिड कहते हैं। अगर आपके पास ये तीनों ट्रू होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे भी ट्रू कोई दो और होते हैं, तीसरा फॉल्स होता, तो हमारे पास वो क्या होता है, इनवैलिड होता है। ठीक है, इनवैलिड की एग्जांपल में आपको वो नज़र आ जाएगा। अच्छा, जब दो प्रेमिसेस ट्रू होते हैं तो उन दो को हम क्या कहते हैं, जो रो हमारे पास आती है उसको हम क्रिटिकल रो कहते हैं। ठीक है, जो ट्रू होते हैं प्रेमिसेस, अब इसमें तो बाकी तो कोई ट्रू नहीं है तो इसलिए सिर्फ एक ये हमारे पास क्रिटिकल रो आएगी। सही है। अब इनवैलिड की एग्जांपल देखें आप, हमारे पास क्या आती है, इनवैलिड आर्गुमेंट क्या होती है, इफ़ कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, मतलब प्रीमिसेस सारे ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स। जैसे मैंने आपको भी बताया, ट्रू ट्रू प्रीमिसेस और आखिर में कंक्लूजन इसकी फॉल्स आ जाए तो ये हमारे पास इनवैलिड आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल देखिए आप लोग, हमारे पास आती है, एक प्रीमिसेस दिया है, दूसरा प्रीमिसेस दिया और इसका कंक्लूजन हमें दिया। सही है, हमने वैसे ही करना है, पहले पी कॉलम बनाना है, क्यू बनाना है, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पी बनाया ट्रू, दो फॉल्स, क्यू बनाया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर पी इम्प्लाइज क्यू करना है, तो पी इम्प्लाइज क्यू में आपको पता है कि दो ट्रू और एक ट्रू एक फॉल्स हो तो फॉल्स आता है ये वाला, बाकी सारे ट्रू आते हैं तो बाकी सारे हमने ट्रू लगा दिए। फिर क्यू उठाना है तो एज इट इज़ क्यू उठा के लिख दें क्यू वाली टेबल, और पी उठाना है तो पी की टेबल उठा दें। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सी प्रीमिसेस ट्रू है, ये वाला प्रीमिसेस ट्रू है और इसका ये भी ट्रू है, तो हम इसको कह सकते हैं वैलिड। लेकिन हमने और भी चेक करना है कि कहीं वो तो दो ट्रू नहीं आ रहे, हाँ यहाँ दो ट्रू आ रहे लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो जब सारे ट्रू नहीं है तो ये इसका मतलब कि ये इनवैलिड है। ठीक है, सेट लेक्चर अब जो है इसमें क्या होगा, सेट के बारे में हम देखेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि सेट होती है और कैपिटल लेटर से ये डिनोट होता है, ए बी सी कैपिटल लेटर। सेट का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर, जैसे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये जो सेट का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ए हो तो इसमें एलिमेंट क्या होगा, ए बी सी, तो ये सारे एलिमेंट्स छोटे लेटर से डिनोट होते हैं। ठीक है, तो इसको एलिमेंट्स कहते हैं, इसके मेंबर्स को। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो सेट की हमारे पास फॉर्म्स होती है, एक तो हम सेट इस तरह नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये जो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे तो उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, क्योंकि हम इसको डिस्क्राइब करें, सेट ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर या फर्स्ट 5 इवन नंबर कुछ भी हो लेकिन वो डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हो तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। और अगर इस तरह की फॉर्म हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड एक्स such that x is equal to greater and equal to 13, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी आ सकते हैं, ज़्यादातर हमारे पास ये वाली फॉर्म यूज़ होती है मैथ्स में प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आपके पास हाँ ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास ये फॉर्म दी हो और आपको कहो कि इससे आप टेबुलर फॉर्म बनाएं, ये इस तरह की फॉर्म बनाए, तो आपने कैसे करना होगा, एक्स सच दैट एक्स में क्या है, प्राइम नंबर है, और कौन से प्राइम नंबर है, जो 13 जिसमें बड़ा है सबसे और इक्वल भी है, तो एक्स सारे छोटे होंगे 13 से, तो हमने प्राइम नंबर ले लिया कौन कौन सा, 2 3 5 7, ये सारे प्राइम नंबर हैं जो कि अपनी टेबल में आते हैं। 11 और 13 भी इंक्लूड है और ग्रेटर भी है, और इंक्लूड के लिए लाइन लगी हो तो इसका मतलब होता है कि इंक्लूड है, तो 13 तक हमने लिख दिया, इसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास अब आता है टाइप्स, कुछ टाइप्स होती है हमारे पास सेट, उसकी क्या कहते हैं, सेट की। हाँ, सेट नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, ये सारे टाइप्स होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और इवन नंबर हमारे पास जो है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। इवन नंबर आपको पता है जो 2 की टेबल में आते हैं ये डिविजिबल बाय 2 होते हैं, 2 4 6 8 ये सारे होते हैं। और नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, 3 5 ये नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, 7 ये सारे ना, 9 ये सारे जो हैं ऑड होते हैं। प्राइम नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं, रैशनल नंबर जो कि हमारे पास डिवीजन 1/1 की फॉर्म में होता है, 1/2 1/3 इस तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल जो कि पाई होता है इस तरह का हमारे पास आ जाता है, इसकी वैल्यू, और क्या कहते हैं, और ई होता है उसकी वैल्यूज़, ये सारी इरेशनल में आती है। इंटीजर +-1 होता है, +-
2 होता है, +-3 ये सारे इंटीजर्स में आते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सबसेट अब हमारे पास आता है। सबसेट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी सेट हो और उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो तो हमारे पास वो सबसेट होगा। जैसे कि ए में हमारे पास अगर हो 1 2 और बी में हमारे पास हो 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि ए के एलिमेंट बी में है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है। सही है। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल के दो सेट आपस में इक्वल तब हो जब उसकी कार्डिनलिटी सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अगर हमारे पास एक सेट में 1 2 है, दूसरे में भी 1 2 है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। नल सेट किसको कहते हैं, एम्प्टी सेट को, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको पाई से भी डिनोट करते हैं और ऐसे खाली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन। अब आपको पता है यूनियन हो और उसको हमने अगर तो उसकी फॉर्म में करें, क्या कहते हैं, मेंबरशिप टेबल उसकी बनाए। जैसे ट्रूथ टेबल होती है ना, यूनियन इंटरसेक्शन इनके लिए मेंबरशिप टेबल होती है। अब आपको जैसे पीछे आपने पढ़ लिया कि ये कैसे एक दूसरे से होते हैं। अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन में जो है इसमें हम 1 और 0 यूज़ करेंगे। जैसे ट्रूथ टेबल में हम ट्रू और फॉल्स यूज़ कर रहे थे, इसमें 1 और 0। और ये भी जो है हमारे पास किससे सेम होंगे, एंड और नॉट, इनसे सेम होंगे। कैसे, आप लोग एक चीज़ निशानी याद रखें, यूनियन देखें तो यूनियन में बीच में यू आता है ना, और आपको पता है वी की शेप भी ऐसी होती है, ऊपर की तरफ मुँह खुलता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो यूनियन हम करते हैं वो किसके सेम होता है, और गेट के साथ, मतलब और वाले के साथ सेम होता है। और में हम जैसे आपको पता है ना, 2 फॉल्स होते हैं, जो तीसरा फॉल्स, तो फॉल्स के लिए हम 0 यूज़ करते हैं और ट्रू के लिए हम 1 यूज़ करते हैं। तो 2 0 है तो तीसरा भी 0 होगा, बाकी सारे 1। तो ये हमारे पास किसके साथ सेम हो गया, और गेट के साथ। और में हमारे पास 2 फॉल्स होते थे तो तीसरा भी फॉल्स होता था, और इसमें 2 0 है तो तीसरा भी 0, और ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है। इसके मुकाबले इंटरसेक्शन हमारे पास एक ही शेप में होता है। आगे देखें, इंटरसेक्शन हमारे पास एक ही फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन इस तरह देखिए, एक ही फॉर्म में है ना, तो आपको पता हो कि ये ए से सेम होता है, मतलब ए गेट की तरह होता है, सेम एज एंड की तरह। एंड में क्या होता है, 2 ट्रू होते हैं तो तीसरा भी ट्रू, तो इसमें 2 1 है तो तीसरा भी 1, बाकी सारे क्या होंगे, 0। और आपने वैसे ही करना है जैसे आप 2 ट्रू 2 फॉल्स लेते थे ना, तो 2 1 2 0, फिर 1 0 1 0 लेने हैं। जैसे ट्रू फॉल्स लेते थे तो वैसे 1 0 1 0। सही है। यूनियन इंटरसेक्शन के लिए 1 0 वाली टेबल यूज़ होती है, और बाकी जो पी क्यू होते हैं उसमें क्या होता है, हम ट्रू फॉल्स यूज़ करते हैं। सही है। अब हमारे पास डिफरेंस आता है। आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन तो लेना आता ही है ना, तो यहाँ पे मैंने ऊपर यूनियन लिया, इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन कौन सा है वो लिखेंगे, और यूनियन था तो इसको इकट्ठा करके लिखना था। ठीक है। जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस में माइनस करना होता है, तो आपने ए में से बी वाले जो है सारे माइनस कर दिए, तो बी वाला सिर्फ सी है दोनों में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, ए और बी, तो ए बी आ गया। अब डिफरेंस वाला सेम होता है हमारे पास इम्प्लीकेशन में, निगेशन इम्प्लीकेशन, मतलब इम्प्लीकेशन का निगेशन। इफ़ एंड नॉट वाला होता है ना, उसका इम्प्लीकेशन। आप देखें यहाँ पर एक 1 1 है, 0 0 1 0 1 0 लेना है हमारे पास। उसमें क्या होता था, एक ट्रू एक फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स आता था, तो यहाँ 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 1। तो इसका मतलब है कि ये निगेशन का ऑपोजिट है। सही है। निगेशन, सॉरी, इम्प्लीकेशन का ऑपोजिट, तो इसलिए हमने निगेशन लगा लिया। ऑपोजिट के लिए निगेशन लग जाता है। आपको पता है कि जैसे इम्प्लीकेशन में हमारे पास क्या होता था कि एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स आता था, बाकी सारे ट्रू हो जाते थे जितने भी थे। ठीक है। तो ये ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है, 1, और फॉल्स के लिए 0 होता है। तो यहाँ पे तो ये उल्टा है, यहाँ पे 0 आया हुआ है और 1 बीच में, तो इसका मतलब है कि उल्टा क्या है, निगेशन वाला है। इम्प्लीकेशन का क्या है, ये निगेशन है। सही है। डिफरेंस में एक चेंज चीज़ है। बाकी इंटरसेक्शन और यूनियन आपको याद होना चाहिए कि इंटरसेक्शन जो है एंड के साथ मैच होता है, और यूनियन जो है और के साथ, और डिफरेंस जो है निगेशन होगा। ठीक है। इम्प्लीकेशन वाले का निगेशन के साथ। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आता है u माइनस ए, तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सेम होता है नॉट गेट की तरह। तो ये नॉट में क्या होता है, 1 फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। इसमें क्या होगा, 1 है तो 0 0 है तो 1। आपने बस ये निशानियाँ याद रखनी है कि कौन सा किसके साथ सेम है, तो एक भी याद करेंगे, दूसरा आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्चर, इसमें हमारे पास सेट आइडेंटिटी हम करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ में हमारे पास आइडेंटिटम लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, कुछ लॉज हैं। और इसको जो है मैंने वही ज़्यादा मेंशन किए जो मुझे ज़्यादा लगे कि ये आ सकते हैं पेपर में। ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे लॉज हैं, आप लेक्चर जो है मेन अटेंड कर लें तो आपको और भी डिटेल में समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम लॉ देखते हैं। लॉ कैसा है कि ए यूनियन ए है तो वो ए के इक्वल है, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए होगा तो वो भी ए के ही इक्वल होगा। कम्यूटेटिव लॉ को पता है, जैसे ए यूनियन बी होता है तो बी यूनियन ए भी होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी ए यूनियन बी
तो बी यूनियन ए के ही इक्वल होगा। आगे पीछे यूनियन ले इकट्ठा ही करना है ना, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन भी एक दूसरे के सेम होते हैं, क्योंकि इसका कॉमन ले तो तब भी ए और बी का कॉमन ले तो तब भी एक ही आएगा, जबकि बी और ए का ले तो एक ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी में बी और यूनियन को बाद में एक ब्रैकेट लगाएं या पहले लगाएं तो ए की बात होगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन की भी बात होगी। डी मॉर्गन लॉ हमारे पास ये दोबारा से आया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले और हम अगर उसको अलग कर दें, जैसे पीछे हमारे पास इम्प्लीकेशन उसमें आया था, सॉरी ट्रुथ टेबल की फॉर्म में आया था, निगेशन वाली टाइप में आया था ना, निगेशन था उसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन की फॉर्म में आया, तो अगर हम इकट्ठा करके इन दोनों का इकट्ठा यूनियन ले तो और उनको सेपरेट करें कॉम्प्लीमेंट को, तो बीच में साइन चेंज हो जाता है। यहाँ यूनियन था तो यहाँ क्या आ गया इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ क्या आ गया यूनियन आ गया। ठीक है, इसकी यही चीज़ मेन है कि अगर आपके पास जैसे ही ब्रैकेट खुलता है दोनों का अलग होता है तो वो बीच में साइन चेंज हो जाता है। दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग हुआ, दोनों को सेपरेटली दे दिया तो बीच में साइन चेंज कर दिया। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। सेट डिफरेंस, डिफरेंस आपको पता है माइनस करने को कहते हैं, तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, इसका ये पॉइंट याद रखें। ए माइनस बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, बी के ऊपर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, ए के ऊपर नहीं है। ये हमारे पास अब एग्जांपल एक आती है यहाँ पर, अब देखिए इस टाइप की पेपर में आ सकती है कि आपको दिया हो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और इसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी लेक्चर MTH 104 की प्रिपरेशन वीडियो में भी मैंने यही चीज़ बताई थी। जब भी प्रूफ होते हैं इस तरह के तो आपने लेट करना होता है, एज्यूम करना होता है, हेंस करना होता है, ये सारी बातें यूज़ करनी होती है। ठीक है, और आपने अगर इस तरह का हो सबसेट वाले टाइप्स तो आपने बिलोंग करना होता है, ए बिलोंग टू बी, बी ए बिलोंग टू एक्स, बिलोंग टू दिस, एक्स बिलोंग टू दिस, ये बिलोंग वाली बातें होती हैं इसमें। और दूसरे टाइप के जो प्रूफ होते हैं उसमें फिर हम हैंस, देयरफॉर, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना होता है, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो हमारे पास पहली जो वैल्यू है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, एक्स बिलोंग ए कर दिया हमने। अब हमने एक्स यूज़ करना है। ठीक है, सबसेट है ए और यूनियन बी का, तो इसका मतलब है एक्स इसको भी बिलोंग करेगा, एक्स इसको भी बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। एक्स बिलोंग टू ए, यूनियन की जगह और आता है क्योंकि यूनियन के लिए हमारे पास और यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था ना यूनियन के लिए कौन सा वाला यूज़ होता है, और का सिंबल ये होता है ना वी वाला, तो यूनियन किसको चेंज होगा, और को, तो और यूज़ होगा। और इंटरसेक्शन ए की तरह होता है तो वो किसके लिए होगा, एंड। जहाँ यूनियन होगा वहाँ और लगेगा, जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ एंड लगेगा। तो यूनियन की जगह और आ गया, और एक्स किसको बिलोंग करता है, बी को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब हम इनको इकट्ठा करके लिख लें, एक्स बिलोंग करता है ए और की जगह यूनियन बी। तो एक्स जब इनको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स, तो यहाँ पे हमने ए को एक्स लिया था ना, तो हमने कह दिया एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए का, तो हमने ए लगा दिया। बिलोंग का मतलब यही होता है कि वो उसका सबसेट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, इस तरह आपके पास आ सकते हैं। आपने ऊपर से ही देखने कि एक्स बिलोंग इसको भी कर रहा है, एक्स इसको भी कर रहा है, तो उसका मतलब है कि एक्स दोनों को बिलोंग करेगा। यहाँ पे अब माइनस वाला एक आता है कि ए माइनस बी जो है सबसेट है ए का, तो हमने वही करना है, पहली वाली चीज़ को लेट करना है, एक्स लेट एक्स इज बिलोंग करता है ए माइनस बी को। ठीक है, अब हमने ए माइनस बी को कर रहा है तो इसका क्या मतलब कि वो ए को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी को नहीं कर रहा है, क्योंकि बी तो माइनस हो रहा है, तो इसलिए हमने एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी कर दिया। इसका क्या मतलब है कि एक्स सिर्फ बिलोंग करता है ए को, और ये बात आ गई कि एक्स ए को बिलोंग करता है, और यहाँ पे एक्स हमारे पास आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी की जगह हमने एक्स की जगह ए माइनस बी डाल दिया, जो कि हमने स्टार्ट में लेट किया था, और बिलोंग की जगह हमने सबसेट डाल दिया। ठीक है, ये सबसेट वाला साइन डालते हैं एंड पे, और ए एज इट इज़ आ गया, तो वही बात आ गई हमारे पास। ठीक है, प्रूफ में अब यहाँ पे हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, उसको हमने प्रूफ किया। मैंने पार्ट दोनों इसलिए करवाया है कि ये मैंने अपनी MTH 202 वाले जिन्होंने लिया था उसमें मैंने ये करवा दिया था, ये वाला पार्ट नहीं करवाया था, तो मैंने कहा आप लोग भी वहाँ से ही लेक्चर अटेंड करे थे तो ये आप लोगों को भी समझ आ जाए। सही है, तो अब हमारे पास इसमें क्या आता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट दोनों पे होता है तो अलग अलग करते हैं तो बीच में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इक्वल का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है। सबसेट तभी होगा जब इक्वालिटी का साइन आता है ना, तो मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये चीज़ इधर आ गई, सबसेट है इसका। इक्वल है ना, तो इक्वल मतलब एक दूसरे के सबसेट होंगे, हमने दोनों को अलग अलग प्रूव करना। पहले एक साइड लिखती और दूसरी साइड पे दूसरा। अब हमने लेट करनी है, पहले वाली चीज़ जो होती है लेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट
इज इक्वल टू एक्स को हमने ये लेट कर लिया। अब इसका क्या मतलब है कि एक्स इसको जब भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट को अगर बिलोंग करे तो उसका मतलब है कि उसके ऑपोजिट को बिलोंग नहीं करेगा। ऑपोजिट क्या है, कोई ए है तो ए का ऑपोजिट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी है तो बी का ऑपोजिट बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर एक्स इसको बिलोंग करेगा तो एक्स इसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। इसी तरह अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को एक्स बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि एक्स नहीं बिलोंग करता है यूनियन बी को, नहीं बिलोंग करता तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। एक्स नहीं बिलोंग करता ए को यूनियन की जगह और एक्स नहीं बिलोंग करता बी को, हमने दोनों को अलग कर दिया। इसका क्या मतलब है कि एक्स अगर ए को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता होगा। और जब हमने इसको चेंज किया एंड को ए को कॉम्प्लीमेंट में तो और की जगह एंड आ जाएगा, ठीक है। ये जब कॉम्प्लीमेंट वाले चेंज होते हैं तो एंड की जगह और आ जाता है, और होता है तो एंड आ जाता है, एंड होता है तो और आ जाता है, ठीक है। और एक्स नहीं बिलोंग करता बी को तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट को। तो अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखा कि एक्स बिलोंग करता है ए एंड की जगह इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वही चीज़ आ गई ना, ये वाली चीज़ बन गई ना। तो हमने एक्स की जगह लगा दिया वापस से जो हमने लेट किया था, लेट बी बोथ एक्स इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, जो हमने स्टार्ट में लेट किया था तो हमने ए यूनियन बी वापस उसकी जगह पे डाल दिया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही करना है, लेट करना है पहली वाली चीज़ को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। अब हमने इसको अलग करना है, एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट को, इंटरसेक्शन की जगह एंड आ गया, एक्स बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। फिर अब हमने क्या किया, जब कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो ए को बिलोंग नहीं करेगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। और जब बात चेंज होती है ना, कॉम्प्लीमेंट से ए में जाते हैं या ए से कॉम्प्लीमेंट में, तो हम चेंज कर देते हैं बीच के और को एंड में, एंड को और में। तो यहाँ एंड था तो और हो गया, ये चीज़ नहीं भूलना क्योंकि हमने सिंबल चेंज करने। एंड की जगह तो इंटरसेक्शन लगता है और की जगह यूनियन, तो हमने यूनियन लगाना है क्योंकि यहाँ पे यूनियन, इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। और एक्स बिलोंग कर रहे बी कॉम्प्लीमेंट को तो इसका मतलब कि एक्स नहीं बिलोंग करता बी को, सही है। तो अब इन दोनों को हमने कंबाइन करके कैसे लिखा कि एक्स नहीं बिलोंग करता ए यूनियन और की जगह यूनियन और बी डाल दिया क्योंकि बी को भी नहीं करता। तो जब एक्स नहीं बिलोंग करता ए यूनियन बी को तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, जो कि ये साइड है, ठीक है। तो हमने इस तरह एंड पे लगा दिया कि एक्स हमारे पास आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, जो स्टार्ट में हमने लिया था। तो हम वो हमने उसकी जगह वापस डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेन डायग्राम सेट की आती है कुछ, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो आता है वेन डायग्राम हम देखेंगे थोड़ा बहुत, और जो है बाकी टॉपिक देखेंगे। मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में वेन डायग्राम नहीं की कि पेपर में आती नहीं है ये, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है ये बहुत, और हमारे पास 1 घंटा होता है। तो हम इतना जो है थोड़ा फिर भी समझ लेते हैं वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। मोडेम एंड प्रिंटर बट नॉट स्कैनर। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने इसको एम कह दिया, इसको पी कह दिया और इसको एस कह दिया। अब हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर 3 हमने सेट्स बनाए, एस एम और पी का, ठीक है। और तीनों एक दूसरे में इंक्लूड है क्योंकि ये तीनों एक ही उसका है ना। तो हमने अब देखना है मोडेम और प्रिंटर कौन से में है। ये मोडेम का पार्ट है, ये प्रिंटर का, दोनों में जो कॉमन है उसको हमने शेड कर दिया। नो स्कैनर है इसलिए हमने स्कैनर वाला जो पार्ट इनमें आ रहा है वो हम कलर नहीं करेंगे, उसको हमने शेड छोड़ दिया। अगर स्कैनर भी होता तो हम ये स्कैनर वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दें, ठीक है। तो खाली मोडेम और प्रिंटर है तो इसलिए हमने ये इनका जो कॉमन पार्ट है ये करना है। बाकी 3 पार्ट तो स्कैनर में भी आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने वो छोड़ दिए। अब पार्टीशन आते हैं। पार्टीशन ऑफ सेट आपको पता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया हर लेक्चर में, पार्टीशन कैसे होती है। कोई भी सेट हो उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिसजॉइंट पार्ट्स में, ठीक है, कि वो दूसरे में इंक्लूड ना हो। जैसे अगर घर की मैंने एग्जांपल दी थी कि पोर्शन अगर होते हैं तो एक पोर्शन दूसरे पोर्शन में तो इंक्लूड नहीं होता ना कहीं भी, हर किसी का अलग पार्ट होता है। तो इसलिए इसमें भी जो है हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं आने चाहिए इनके सब सेट में, ठीक है। वीडियो लेंथी और ये मेरा गला खुश्क हो रहा है तो काइंडली ज़रा थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ गुजारा करें, मेरी आवाज़ अगर ख़राब होती है तो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमने इसकी पार्टीशन करनी है, तो हमने कोई भी आप सबसेट बना सकते हैं, सही है। इसकी पार्टीशन कर सकते हैं, 1 2 कर लें, 3 अकेला, 4 अकेला। आप देखें 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 4 इन दोनों में नहीं है, हर किसी से एक दूसरा जो है बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे बूस्टअप मिलता है कि आपके आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। पावर बनाना मतलब एक सेट के अंदर से कितने सेट्स बन सकते हैं सबसेट। तो हमें वो कैसे पता चलता है, अगर 3 है तो 2 के ऊपर 3 लिख रहे हैं, तो 3 2 टाइम्स करें तो 8 आता है। तो हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, 8। और सबसेट कैसे बनाना है, पहले तो आपने एक एक को लेना है सेट बनाना है, फिर 2 2 के सेट बनाने हैं, फिर 3 3 के बनाने हैं। और सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा क्योंकि हर सेट में एम्प्टी सेट इंक्लूड होता है।
तो हमने एम्प्टी सेट लगाया, 1 को अकेला रखा, 2 को अकेला रखा, 4 को अकेला रखा, फिर 1 2 का पेयर बना लिया और 1 4 का बना लिया। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी पेयर्स हैं 2 2 के बनाने हैं। फिर 2 4 का बनाना है तो 2 4 बना लिया और फिर 1 2 4 तीनों का बना लिया। अब काउंट करें तो ये तो टोटल 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका मतलब पावर सेट बन गया। इसी तरह अगर आपके पास एम्प्टी सेट का पावर सेट पूछे तो आपको पता है कि एम्प्टी सेट कोई सेट भी हो उसके अंदर क्या होता है, एक एम्प्टी सेट मौजूद होता है। तो इसलिए हमने इसका पावर सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट ही बनेगा एक। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि एम्प्टी सेट के अंदर एक एम्प्टी ब्रैकेट डालने की ये है, और ऐसे भी एम्प्टी सेट के अंदर 5 जो एक एलिमेंट है वो डाल दें। ठीक है, MCQs में ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर पेयर ऑफ सेट। ऑर्डर पेयर ऑफ सेट क्या है कि किसी भी सेट का ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे होती है, जैसे कि अगर कोई सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी की फॉर्म में, तो वो हमारे पास ऑर्डर हो गया, जिसमें पहला नंबर जो होता है वो हमारे पास डोमेन होता है और सेकंड जो होता है वो हम रेंज उसको कहते हैं। ऑर्डर पेयर ऑफ 2 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी पे कंसिस्ट करते हैं, जिसमें ए पहला होना चाहिए और बी दूसरा होना चाहिए। अगर ए सेट है तो उससे ए पहला होना चाहिए, ठीक है, और बी सेट है तो उससे बी सेकंड पे होना चाहिए। सही है, ऐसा ना हो कि आप बी वाला पहले पे रख रहे हो, वो ऑर्डर ख़राब हो जाता है उनका। ठीक है, इसी तरह आपके पास अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो आपने ए क्रॉस बी इस तरह ही करना होता है कि ए पहले पे हो और बी सेकंड पे हो। यहाँ पे देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं सेट का, ये एग्जांपल मैंने लिखी है 1 2 और 3 ए बी सी। अब इसका कैसे करना है, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ। आपने ऐसे ही करना है कि 1 पहले नंबर पे हो और ए वाले सेकंड नंबर पे हो, तो ए बी सी सेकंड पर है। फिर 2 का करना है तो 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 2 का सी के साथ। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए होगा तो आपने बी को पहले पे रखना है क्योंकि बी जो है पहले पर है। तो बी क्रॉस ए पर हमारे पास देखें तो बी के एलिमेंट पहले होंगे ए का 1 के साथ तो A1 हो जाएगा, फिर ए का 2 के साथ तो A2 हो जाएगा, फिर बी का 1 के साथ B1, बी का 2 के साथ B2, इसी तरह सी का 1 के साथ C1 और सी का 2 के साथ C2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएंगे। सही है, और आपको पता है अब देखिए यहाँ पर ए और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ देखने से ही आपको समझ पड़ी है, यहाँ पे देखें, देखने से समझ पड़ी है कि ये इनका ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ 1A है, यहाँ A1 है, तो ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ना मेरे पास थोड़े जो लेक्चर्स हैं, इसमें लेक्चर्स की नंबरिंग आगे पीछे हो गई है, तो आप लोग अपने टॉपिक को देखें कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, और वो इस लेक्चर में मतलब प्रिपरेशन वीडियोस में सारे इंक्लूड हैं। हर लेक्चर का टॉपिक, जैसे कि सेट हो गए, सेट के सारे टॉपिक्स हो गए, रिलेशंस के हो गए, फंक्शंस के हो गए, और इससे पहले आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास लॉजिक्स है, ये सारे आप टॉपिक चेक करेंगे कि हर टॉपिक इंक्लूड है कि नहीं। मैंने सारे इंक्लूड किए, कोई भी मिस नहीं किया, बस यहाँ पर मेरे से थोड़ी नंबरिंग में, लेक्चर नंबर में मिस वो हुई है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि MTH 202 के भी यही लेक्चर्स थे और 001 के भी यही लेक्चर हैं। MTH 104 के भी बहुत सारे मिक्स हो रहे हैं लेक्चर इसी में, तो मैंने सबको बार बार नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़, तो मैंने एडजस्ट किया है लेक्चर वहाँ के कुछ इसमें कुछ इसके, तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल में नंबरिंग आगे पीछे हो गई, अदरवाइज आपकी सारी प्रिपरेशन मैंने इसमें इंक्लूड की है। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट तो पता है ना, मल्टीप्लाई करने को कहते हैं, तो दो सेट उसके प्रोडक्ट कैसे होंगे, हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे कि आपने 1 को 3 के साथ कर लिया और 2 को इस तरह। तो ए बी अ सेट ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इन सच वे दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब पहला एलिमेंट जो हो वो ए से हो, एंड बी बिलोंग टू बी, सेकेंड एलिमेंट कहाँ से हो, बी में से हो। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर है ना 1 और 2, तो पहला एलिमेंट हमारे पास ए से हो, सेकेंड एलिमेंट बी से हो। ठीक है, और पेयर हमारे पास हम किसी फॉर्म में भी बना सकते हैं। अगर तो आपको दिए हो रिलेशन तो वो फिर आपको अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन अब हमने मल्टीप्लाई मतलब करना है, पेयर बनाने, तो हमने पहले 1 को इन तीनों के साथ करना है अलग अलग, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 7 के साथ। ठीक है, फिर 2 की बारी आएगी, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ, फिर 4 की बारी आएगी, 4 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ और 4 को 7 के साथ। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी हो गया, प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अब रिलेशन आता है, रिलेशन क्या है, ये रिलेशन बन गया, इसी को देखें तो ये रिलेशन है जिसमें ए जो है हमारे पास ए मेंबर से आ रहा है, स्मॉल ए एलिमेंट जो है वो ए से आ रहा है और बी हमारे पास बी से आ रहा है, यही बात रिलेशन में लिखी है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं कि रिलेशन, तो रिलेशन को ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला मेंबर होता है उसको डोमेन कहते हैं, सेकंड मेंबर जो होता है रेंज कहते हैं। इधर भी देख ले तो ये पहला वाला क्या होगा, डोमेन, और सेकंड वाला क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डोमेन, रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड
रेंज, यही बात है। अब एग्जांपल हमारे पास देखिए, कुछ हमारे पास एग्जांपल में हमने रिलेशन दिए हैं, ठीक है। अब आपने इसमें ये नहीं देखना कि रिलेशन कैसे बने, कोई भी रिलेशन दे सकते हैं, पहली बात तो ये। अगर तो आपको वो रिलेशन नहीं देते तो फिर आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन बनाने हैं, मतलब पहले को सब दूसरे के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर पहले को तीसरे के साथ, इसी तरह दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को, जैसे अभी हमने ऊपर किए। लेकिन यहाँ पर आपको उन्होंने ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई जैसे किए हुए, और फिर उनसे उन्होंने रिलेशन उठाए हैं, कोई भी रिलेशन R1 कोई भी उठा लिए इनमें से 3-4, इसमें से भी कोई उठा लिया, R2 बना लिया, कोई उठा लिया। और इसमें ये भी मैटर नहीं है कि एक पेयर दूसरे में नहीं लिया जाता, वो तो हमारे पास पार्टीशन होती है ना, जिसमें हम एक एलिमेंट दूसरे में नहीं लेते। तो रिलेशन में आप कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए 3-4 इसमें भी है, 4-3 इसमें भी है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि एक रिपीट हो रहा है कि नहीं, रिलेशन कोई भी बना सकते हैं। तो ये आपको एग्जांपल बताइए कि एक साइड में से आप कोई भी एलिमेंट्स उठा लें, ऑर्डर पेयर उठा लें, ये जो पूरा होता है ना, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, पूरे ऑर्डर पेयर उठा के रिलेशन बना लें, सही है। अब हमारे पास आता है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन दिया है और उसका इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स में क्या करते हैं, हम ऑर्डर पेयर की जगह चेंज कर लेते हैं, ए को बी की जगह पे कर देते हैं, बी को ए की जगह। इन्वर्स ऑफ रिलेशन, अब ये कोई भी रिलेशन हमें दिया है, ये हमने नहीं बनाया, कोई भी रिलेशन में गिवन होगा हमें, और उसका हमने इन्वर्स क्या करना है, 2 को 1 बना देना, 1 को 2। देखिए दोनों की जगह चेंज हो गई, 2 फर्स्ट पे आ गया, 1 सेकंड पे आ गया। 4 और 8 है तो 8 और 4 हो जाएगा, 3 और 2 है तो क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स हो गया रिलेशन का, सही है। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, रिलेशन को मैट्रिक्स में करना है, और रिलेशन को मैंने यहाँ पे एरो डायग्राम वाला भी कर दिया, और जो है डायरेक्टेड ग्राफ से भी कर दिया, क्योंकि ये अलग अलग था, हर उसका था हर रिलेशन की टाइप पे। लेकिन मैंने ये एक ही दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि हर जो है हमारे पास आगे टाइप्स आएंगी रिलेशन की ना, उसमें भी हमें ये जो मेन लेक्चर है उसमें मैंने उसमें भी आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम और ग्राफिक डायग्राम करवाई, सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ करवाया। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही दफ़ा बता रही हूँ कि ये कैसे बनता है, बाकी आपने खुद बनाने होंगे, सही है। अब आपके पास क्वेश्चन है और रिलेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आपकी मर्जी के आप ए वाला ऊपर रखते हैं, ये साइड पे रखते हैं, बी वाला साइड पे रखते हैं, ये ऊपर, ये अगर आपको गिवन ना हो, ठीक है, तो आपने अपनी मर्जी से रखना है। और जिनका रिलेशन है, जैसे 1 और 3 का पेयर है, 1 और 3 का, तो आपने वहाँ 1 लगाना है, अगर नहीं है तो 0 लगाना है। 1 और 3 का है तो यहाँ पे 1 लगा दिया, 2 और 3 का है नहीं तो यहाँ 0, 4 और 3 का है नहीं तो 0, सही है। फिर 2 का देखें, 2 का 1 के साथ है, यहाँ पे 2 का 1 कहीं भी नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। 2 का 2 के साथ है, हाँ ये 2 और 2 है तो हमने यहाँ 1 लगा दिया। 2 का 4 के साथ है, नहीं तो 0 लगा दिया, ठीक है। इसी तरह 6 को भी चेक करना है, तो आपके पास एक डायगोनल में 1 आ जाएगी। अब ये हम कह नहीं सकते कि ये इसके इसी में आए हैं कि नहीं, एग्जाम्पल चेंज भी हो सकती है, आपके पास अलग अलग भी आ सकती है, ठीक है। पेयर कोई भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो आपके पास इस तरह मैट्रिक्स में करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि आप लोग पेपर में कैसे करेंगे कंप्यूटर पर। तो आपके पास वर्ड अलाउड होता है, MS वर्ड पेपर में, तो आपने वहाँ पर जाना है, और ऊपर आपके पास जो एक बार से बना होता है ना, उस पर इंसर्ट टाइप होता है, इंसर्ट लिखा होता है, वहाँ पे जाके और आपके पास आगे सारा खुल जाता है। एंड पे इक्वेशन लिखा होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे इक्वेशंस खुल जाते हैं। तो उसमें मैट्रिक्स का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप कॉलम उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपने पेपर पे पेज पे जो है MS वर्ड पे पेस्ट करेंगे, और उधर जो है ये वैल्यू सारी इंटर करेंगे। फिर आपने Ctrl+C दबा के इसको कॉपी करना है, और अपने पेपर में जाके Ctrl+V दबा के प्रेस कर देना है, तो ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इतनी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पेपर में पहले तो आती नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है, और आप लोगों को इधर जाओ उधर जाओ तो ज़रा लेंथी हो जाता है। कोशिश करा करें कि आपने पहले वो क्वेश्चन करने जो जल्दी सॉल्व हो, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं एंड पर अगर आते हैं तो करें, नहीं आते तो आपने वो वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ने हैं जो कि इस टाइप के हों, जिसमें ग्राफ्स बनाने हो, ड्राइंग्स बनानी हो, ये वाले छोड़ने होते हैं, क्योंकि फिर टाइम कम होता है और आपके फिर मेन क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा है एरो डायग्राम। इसी रिलेशन को लेते हैं, पहले वाले ऑर्डर पेयर पहले में आएंगे, सही है। 1 2 4 एक में और 3 2 6 दूसरे में। अब ऑर्डर पेयर 1 का 3 के साथ रिलेशन है तो 1 को एरो किया 3 की तरफ, 2 का 2 के साथ है 2 को एरो किया 2 की तरफ, 4 का 6 के साथ है तो 4 को एरो किया 6। इसका आगे पीछे भी हो सकता है कि 4 का 2 के साथ हो, अगर यहाँ पे 4 और 2 का 3 होता, ठीक है। 2 का 6 के साथ हो सकता है अगर यहाँ पे 2 और 6 का पेयर होता है, ऐसे, ठीक है। जो जो पेयर होते हैं आपने उसको एरो बनाना होता है, ये एरो डायग्राम होती है। अब ये कैसे करना है, ये आपने पेंट में जाके करना है। पेंट होता है, पेंट का ऑप्शन वहाँ पे खोलेंगे और ऊपर होता है सर्कल बनाए, स्क्वायर बनाए, इस तरह बनता है, वो एरो खींचेंगे तो ऐसे एक सर्कल सा बन जाएगा। फिर उसमें वैल्यूज़ इंटर आपने कर देनी होती है, दूसरी तरफ भी ऐसे खींचें और फिर लाइन को ऐसे करके एरो कर दें। वहाँ पर भी आपने उसको सेव करना होता है अपनी फाइल्स में, और फाइल में जाके जो है कंप्यूटर में, जैसे माई कंप्यूटर में फाइल होती है ना, वहाँ पर सेव करना है। लोकेशन वो देख लें आपके किधर सेव हो रहा है, वहाँ से आपने कॉपी करनी है लोकेशन, और वो ला के आपने पेस्ट कर देंगे, तो वो पिक्चर जो है आपके पास सेव हो जाएगी, ठीक है। पिक्चर फॉर्म में सेव करना है, पिक्चर एज इट इज़ उतार के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वो हो जाएगा आराम से। अब डायरेक्टेड ग्राफ है तो आपने क्या करना है, जितने नंबर है 1 2 4 और 3 और 6 है तो आपने सबको लिखा, और जिसका जिसके साथ एरो जा रहा है वो करना है। 1 का 3 की तरफ जा रहा है तो 1 को 3 की तरफ एरो, 2 का 2 पे ही एरो है तो 2 का 2 पे ही एरो लेके लूप बना दिया, 4 का 6 से है तो 4 का 6 की तरफ। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, 6 का 3 की तरफ हो सकता है अगर ऑर्डर पेयर हो 6 और 3 का,
3 का 4 अगर ऑर्डर पेयर हो 1 और 4 तो 1 को 4 की तरफ ले जाए, जो जो आपको दिया हो वही आपने पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में आपने क्या करना होता है, आपको रिलेशन दिए होंगे, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत लोगों को बहुत दफ़ा मसला किया, आपके पास पहले तो अगर रिलेशन नहीं हो तो आपने क्या होता है कंपोजिशन में क्या होता है, ए बी का रिलेशन हो, आर बी सी, ये दो बी सी का रिलेशन को हम एस कहेंगे, इनसे रिलेशन बनाए, और ए और सी से जो रिलेशन होगा वो आर डॉट एस होगा। ये हमने तब करना होता है जब हमें रिलेशन ना दी हो, तो हमने रिलेशन बनाना होता है। जैसे मैंने प्रोडक्ट बताया था ना, 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 8 के साथ, इसी तरह 2 को फिर 3 को, वैसे आपने रिलेशन बनाने होते, ऑर्डर पेयर बनाने होते हैं, उसमें आपसे अपनी मर्जी से रिलेशन लेना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दोनों रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है, आर भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है। अब आपने क्या बंद करना है, आर डॉट एस करना है, मतलब ए और सॉरी कहा गया ए और सी का आपने बनाना है रिलेशन। तो आपने क्या करना है, इन दो रिलेशन में आपने पहले वाले का सेकंड एलिमेंट और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट, मतलब यहाँ पे अब 4 है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 पे, तो देखिए दूसरे में कहाँ पर फर्स्ट पे 4 है, तो उसको आपने काटना है और उन जो दोनों पेयर में जो नंबर रह गए उसका पेयर बना देना है, ठीक है। अब जैसे इसमें 4 है, ये ऐसे होता है कि आपके पास ए बी का पेयर है, ठीक है, दूसरा ये आर हो गया, ठीक है। बी सी का जो पेयर है उसको हम एस कह देते हैं। तो आपने क्या करना है, ए सी जो होगा मतलब इन दोनों का जो होगा ना ए सी, उसको क्या कहते हैं, आर डॉट एस कहते हैं। अब मतलब बी और बी कट गया ना, इसका पहले वाले का सेकंड कटा और दूसरे वाले का पहला कटा, तो जो रह गए हमारे पास ए सी बन गया। इसी तरह आपने इधर भी करना है कि इसका सेकंड वाला, ठीक है, बी, जैसे ये सेकंड वाला बी है और इसमें फर्स्ट वाला जो ए है उसको काटना है, तो आपके पास ए सी बन जाएगा। अब जैसे इसमें 4 है, इसको काटें और इसका पहला नंबर 4 ये है, तो 1 7 का बनेगा ऑर्डर पे, ठीक है, सॉरी नजर आ रहा है, 1 7 का बन गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखें 8 है, ठीक है। अब दूसरा देखें, यहाँ पे सेकंड पे 8 है और यहाँ पे कहाँ पे फर्स्ट पे 8 है, ये फर्स्ट पे 8, तो ये 8 और ये सेकंड वाला कट गया, तो 3 3 का पेयर बन गया, 3 3 का बना लिया। फिर देखें ये 4 आया है, ये 4 सेकंड पे और फर्स्ट पे 4 ये भी है, तो इसको काटें, 2 7 का एक बनेगा, 2 7 का, और दूसरा ये बाद में करते हैं, ठीक है। 1 8, तो ये 8 काटा और ये 8 काट गया, तो 1 3 का बन गया, सही है, 1 3 का। अब ये देखिए ये 4 और ये 4 भी तो कट रहा है आपस में ना, तो ये इसका 2 रह गया, इसका 5, तो 2 और 5 बना दिया, किधर, ये 2 और 5 बना दिया, ठीक है। 1 और 3 1 और 3 कहाँ पे है, 1, हाँ, 8 और 8 कट गया, तो ये क्या रह गया, 1 और 3, तो 1 और 3 का भी बन गया। इसी तरह ये 4 और ये 4 भी कटा है, तो 1 और 5 का बन गया, सही है। ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूज करिए, लेकिन आपने ऊपर वाले के साथ नीचे वालों का पेयर बनाना है, जो जो खाली रह गए। अब ये नहीं है कि एक 4 ये और ये 4 कट गया तो अब 1 और 7 और कहीं भी नहीं कटेगा, ये 4 और भी चेक करें कि कहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये सेकंड पे 4 है, यहाँ पे फर्स्ट पे 4, एक ये कट गया, यहाँ पे भी फर्स्ट पे 4 ये कट गया, तो आप इस तरह भी कर लें कि एक 1 7 बना ले, एक 1 5 बना ले, ये मैंने यहाँ पे एंड पे बना लिए, आप एक साथ में बना ले 1 7। फिर 8 देखें, यहाँ पे सेकंड पे 8 ये है और यहाँ पे फर्स्ट पे 8 एक ये है, ठीक है, और ये भी फर्स्ट पे 8 है, ये तीनों फर्स्ट ऊपर के सेकंड नीचे का फर्स्ट कटे, तो 3 3 का एक बनेगा और एक 1 3 का बनेगा, सही है। इसी तरह फिर 2 का देखें, 2 सेकंड पे 4 है, 4 ये और ये सेकंड पे 4, ये फर्स्ट पे 4, एक 2 7 का बनेगा और एक 2 5 का बनेगा, क्योंकि ये सेकंड फर्स्ट और ये सेकंड पे भी है, सही है। तो ये कट के 2 और 5 भी हो जाएगा, 2 और 5 बन गया, 2 और 7 भी बन गया। होप सो समझ आई होगी आपको। नहीं आई वीडियो पॉज करें, दोबारा से देखें, और फिर समझे नहीं आई तो मुझसे कमेंट करें। और मैंने ये कंपोजिट फंक्शन 4 दफ़ा समझाया है अपने लेक्चर में, सही है, MTH 202 में भी, 104 में भी, तो आप लोगों को अब तक तो समझ आ गई होगी, इतने ज़्यादा लेक्चर से ले लेकर, सही है। फिर भी आप लोग देख लें, यहाँ पर आर में से जो है आपने बी को काटना है और एस में से आपने बी जो पहले पर है, ठीक है, उसको काटना है। यहाँ पे आप देखें ये ए है, पहली वाली वैल्यू ये बी है, इसमें ये बी है और ये सी है, तो आपने बी को काटना है, ठीक है। इस तरह काट के जो रह गए ना मेंबर्स, उनका पेयर बनाना है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन से समझ आती है आपको, जिसमें ए बिलोंग करे ए को, अपने ही सेट को, और ए बिलोंग जब ए को करे तो इसका मतलब है कि ए और ए दोनों रिलेशन को बिलोंग करे, मतलब सेम। अब आगे एग्जांपल में देखें, जैसे ए हो या बी हो, दोनों सेम हो, 1 1 जैसे कि होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, 4 4, मतलब अपना ही सेम एलिमेंट दोनों पेयर में हो, ए और बी दोनों की जगह पे ए ही हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अब हमें यहाँ पे रिलेशन दिए होंगे, इसमें से आपने देखना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं। 3 4 5 है। अब रिफ्लेक्सिव होने
के लिए आपको पता है कि ये रिलेशन जो दिया हुआ है इसमें हमारे पास 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए और 5 5 भी होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा है तो उसको इग्नोर करें। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर दिया हुआ है सेट का वो तीनों इसमें मौजूद है। दूसरा देखें तो आपके पास डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता है कि 3 3 4 4 5 5 तीनों है। अगर यहाँ पे इसके अलावा कुछ और होता तो वो भी इसमें होना ज़रूरी था। जैसे अगर 6 होता ना तो हम 6 6 भी देखते, ठीक है, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे तीनों ही रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पर R3 में अब एग्जांपल देखें 3 4 4 5 3 5 और 4 4, सिर्फ एक 4 4 है जो कि हमें एक तो नहीं चाहिए ना, हमें 3 3 नहीं है और 5 5 नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक है, तीनों का रिफ्लेक्शन हमें चाहिए था। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में हमारे पास अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, मस्ट। सही है। जैसे कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए उस रिलेशन में। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में देखिए 1 2 और 4 है तो हमारे पास 1 1 है और रिलेशन दिया है, रिलेशन से हमने बताना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 1 2 4 4 2 1 4 और 4 1। अब देखिए 1 1 तो आपके पास सिमेट्रिक है, जिसमें अगर किसी पेयर में 1 1 2 2 3 3 हो ना तो उसको इग्नोर करके आपने उसके अलावा वैल्यूज़ को देखना होता है क्योंकि वो सिमेट्री ऐसे ही काउंट होती है, ठीक है। अब ये सिमेट्री तो है। अब 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, हाँ ये भी है, ये भी 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए, ये भी है, ये इसका भी पेयर है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। दूसरा देखें तो हमारे पास 1 4 है तो यहाँ पे 4 1 नहीं है, ये 4 4 है, ठीक है। 4 4 भी सिमेट्री में काउंट होते हैं, 2 2 भी काउंट होता है, 1 1 भी होता है, लेकिन यहाँ 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए था, तो 4 1 नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब 1 1 है, 2 2 है, 4 4 तीनों है तो इसको भी हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव भी है, अगर रिफ्लेक्सिव का पूछा हो तो हम इसको रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये ऑपोजिट भी है। ए सेम हो गया ना, बी ए और बी, तो बी ए वैसे भी करें तो 1 ए ही आता है। जैसे कि अब ये ए और बी है और बी और ए करें तब भी 1 1 ही आएगा, इसकी जगह चेंज कर लें तो तब भी 1 1 ही आएगा, तो इसलिए हम इसको सिमेट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक जो है, अब इसमें हमारे पास एक चीज़ है, पॉइंट है कि अगर हमारे पास ए बी है और बी ए है, जैसे हमारे पास सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है ना कि बी ए है तो ए बी भी होना चाहिए, तो इसमें ये कहते हैं कि अगर ए बी है और बी ए है तो तब बी ए के इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे 1 1 2 2, तो इसको हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। अगर हमारे पास इसके अलावा 1 3 है और 3 1 है, ठीक है, दोनों उल्टे हैं जैसे सिमेट्री की प्रॉपर्टी, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि हमें तो दोनों इक्वल चाहिए थे ना। अगर सिर्फ 3 1 होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये सिमेट्री, ये वॉयलेट नहीं करी एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी, लेकिन इसका ऑपोजिट भी अगर बी ए बी है तो फिर उसको इक्वल होना चाहिए। सही है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें 1 2 3 4, अब इसको देखें 1 1 2 2 3 3 4 4, ये एंटी सिमेट्री है क्योंकि ये इक्वल है, ए बी का इक्वल है, चारों नंबर है तो इसको हम एंटी सिमेट्री कहते हैं। दूसरा देखें 1 2 है, 1 1 है, 1 3 है और यहाँ पे देखिए 3 1 है, इसको वॉयलेट करने के लिए 3 1 मतलब उल्टा हो जाएगा, नहीं है तो हाँ नहीं है, सही है। 4 2 है तो देखिए 2 4 है, 2 4 भी नहीं है, हाँ ये भी वॉयलेट नहीं करता, ठीक है, ये भी वॉयलेट नहीं कर रहा, ये भी वॉयलेट नहीं कर रहा, और 2 2 तो है ही एंटी सिमेट्री, ये भी एंटी सिमेट्री, ये भी एंटी सिमेट्री, तो ये एंटी सिमेट्री होगा। सही है। अगर ये दोनों के भी ऑपोजिट होते ना तो हम फिर कहते हैं कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये एंटी सिमेट्री नहीं है। तो या यहाँ पे ये एंटी सिमेट्री है क्योंकि इसको भी वॉयलेट और इसको वॉयलेट करने के लिए हमारे पास इसका ऑपोजिट नहीं है। 1 1 भी है सिमेट्री, अब देखिए 1 3 है और 3 1 भी है, तो ये तो इक्वल ना हुए ना, तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 है। दूसरा देखिए तो 1 3 है और 3 1 भी है, इसका ऑपोजिट भी है, तो जब ऑपोजिट इस तरह होते हैं तो फिर उसका मतलब है कि वो सिमेट्री की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। एंटी सिमेट्री में तो हमें ये कहा है कि अगर 3 1 है तो 1 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 4 है तो 4 2 है तो 2 4 नहीं होना चाहिए, अगर ये है तो फिर इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है तो इसलिए ये एंटी सिमेट्री नहीं है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर ए बी रिलेट कर रहा है आर को और बी सी, दूसरा सेट है बी सी रिलेट कर रहा है आर को, देन ए सी भी रिलेट करना चाहिए आर को, मतलब कि पहले वाले सेट का पहला और दूसरे वाले सेट का दूसरा, ठीक है, इसका भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। अब एग्जांपल देखिए 1 2 3 है, अब यहाँ पे 1 1 तो होता है, सही है, जैसे रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, तो ये ट्रांजिटिव भी 1 1 और 2 2 ये इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। अब 1 2 है तो पहले का इसका दूसरे नंबर से स्टार्ट होने वाला कोई पहला हो, हाँ ये है, तो अब 1 3 भी होना चाहिए, तो इसमें 1 3 देखें है तो ठीक है। 2 2 और ऑलरेडी काउंट होता है और ये जो है इसमें आ गया, तो ये ट्रांजिटिव है हमारे पास। सही है। दूसरी एग्जांपल देखें तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो ये तो 2 2 है, 2 1, हाँ ये 2 1 है। अब 2 1 भी है, 1 2 और 2 1 भी है, तो 1 और
1 भी होना चाहिए, तो 1 1 इसमें तो नहीं है, तो इसलिए ये पहली प्रॉपर्टी दे के आप कह सकते हैं कि ये नॉट ट्रांजिटिव। सही है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, एंटी नहीं हो। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक इसमें नहीं आता, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों की प्रॉपर्टी अगर जिस रिलेशन में सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारे पास रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, अब इसमें देखें कि आपके पास ये रिफ्लेक्सिव है, पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करें। अब 1 2 3 4 है तो 1 1 भी है, हाँ 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी होना चाहिए, ये 4 4 भी है, तो हाँ ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या है कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो इन लफ्जों के अलावा जो पेयर्स हैं इनके अलावा वाले देखें, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, हाँ ये भी है, 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए, हाँ ये भी है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि 1 2 और इनको छोड़ दें, 1 1 2 2 3 3 को छोड़ दें, 2 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ये आ गया, 3 से स्टार्ट होने वाला ये, तो हमारे पास 2 3 भी होना चाहिए, हाँ 2 3 तो ये है। फिर दूसरा देखें 4 2, 3 3 को छोड़े 4 2 देखें, 2 से स्टार्ट होने वाला एक और नंबर हमारे पास हाँ है, ये 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो अब हमारे पास इसका पहला और इसका आखिरी 4 4 भी होना चाहिए, तो 4 4 भी है इसमें, तो इट्स मीन कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिसमें होती है तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन आया। अब हमारे पास आता है पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन इससे पहले हाँ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन देखेंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंस का ही आगे हमारे पास पार्ट आता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये 3 लाइंस जिसमें होती है ना, इसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन पेपर में लाजमी आ सकते हैं क्योंकि 2 स्टेप के क्वेश्चन है ये। अब देखिए, एक आसान तरीका मैंने आपके लिए किया, ये दूसरा जो पेपर में करने वाला तरीका है। ठीक है, आपने क्या करना है, 22 कॉन्ग्रुएंस 1 है ना, तो आपने 22 - 1 लिखना है। ये 3 लाइनों को हटा के समझे माइनस है, माइनस लगे हुए हैं माइनस की तरह, तो ये समझे 22 - 1 और mod 3 है तो डिवाइड बाई 3, इसका मतलब 22 में से 1 चला गया तो 21 आ गया डिवाइड बाई 3। अब देखिए ये दोनों डिवाइड होते हैं, हाँ 3 1 3 3 7 21, तो 7 3 की टेबल में आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, पेपर में आपने इस तरीके पे आप डिवीजन नहीं डाल सकते, तो इसलिए पेपर में ये तरीका करना होता है, आपने 3 लिखना होता है, ये मॉड वाला जो नंबर है साइड पे ले जाना होता है, और 22 - 1 इधर लिखना होता है इस तरह, फिर 3 मॉड ये लाइन लगा के और इसको माइनस किया तो 21 आ गया आपके पास। तो देखिए ये 3 27 की 3 जो है 3 की टेबल में 21 आते हैं, हाँ 3 7 21 7 आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या कहते हैं mod 3 है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टीशन। पार्टीशन आपको पता है कि कैसे होती है, ये मैंने पहले भी डिटेल में समझाया है। आपने एक सेट होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, लेकिन डिसजॉइंट पार्ट्स हो। मेन बात क्या है कि एक पार्ट में दूसरे पार्ट का कोई एलिमेंट ना हो, डिसजॉइंट हो। सही है, डिवाइड सेट टू डिसजॉइंट सबसेट। सबसेट मतलब इसके जो है ग्रुप्स बने, इससे ही पार्ट्स बने। तो हमने ले लिया 1 2 3 4 और अलग 5, मतलब अब 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 3 इसमें नहीं होना चाहिए, 4 इसमें नहीं होना चाहिए, ये तीनों डिसजॉइंट हो। तो जब ये प्रॉपर्टी हो जाए तो इसको हम कहते हैं पार्टीशन। देखिए कितने छोटे छोटे स्टेप वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, क्लास फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है क्या हो, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो। पहले तो आपने देखना है कि वो रिलेशन आपके पास रिलेशन क्या कहते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं। ठीक है, अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो फिर आपने उसकी क्लासेस बनानी है। क्लासेस कैसे बनानी है, अब यहाँ पे हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, 4 4 भी है, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 भी है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी। और ट्रांजिटिव के लिए अगर 3 से स्टार्ट होने वाला 3 है तो 1 1 भी होना चाहिए, जी 1 1 भी है। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमने इसकी क्लासेस कैसे बनानी है, आपने हर पेयर है ना, हर पेयर 1 2 3 4 सबको क्लास में लिखना है। ये क्लास ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आपने देखना है जो क्लास है उसका पहले नंबर की क्लास में क्या है। ठीक है, 1 की क्लास में क्या है 3, तो आपने 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख दें, पहले लिख दें, या ये ऐसे लिखें, आपके लिए आसानी के लिए इसको ऐसे लिखें। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। 1 की क्लास में पहले क्या है 3 है, 3 डाल दिया, और 1 की क्लास में क्या है, 1 की क्लास में 1 है तो 1 डाल दिया। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर पेयर उल्टा हो गया है ना, यहाँ पे सबसे पहले 1 1 आता था, मैंने जब वो लिखा तो मुझसे ये मिस हो गया, तो मैंने ये एंड पे डाल दी, ये देखें। इसलिए आपके पास 3 की क्लास में 1 आता है और 1 की क्लास में ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। दूसरा आप देखें 2 की क्लास का है, 2 की क्लास मतलब 2 से स्टार्ट होने वाली की क्लास में सिर्फ 2 है, तो इसलिए आपने 2 लिख दिया। सही है, 3 की क्लास में क्या है, अब 3 देखें, 3 की क्लास में 1 है, आपने 1 डाला, और 3 की क्लास में क्या है 3 है, तो आपने 3 डाला, 1 और 3।
फिर 4 की क्लास देखें, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही है जिसमें 4 ही है, तो सिर्फ 4 एक आया। ठीक है, अब आपके पास ये सारी जो इक्विवेलेंस क्लास बनी है, इससे आपने क्वोशंट सेट बनाना है। क्वोशंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लासों का सेट। ये सारी क्लासें हैं, इनका सेट हम बना लेते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं नंबर उनका नहीं डालेंगे। अब ये देखिए 1 और 3 के ऑर्डर पेयर सेम है, 3 1 है और 1 3, दोनों सेम ही है ना, तो इसलिए हम इन दोनों में से एक को लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्लास सेट देखें तो क्वेश्चन सेट में हमने 1 लिया, 2 लिया क्लास और 4 लिया, 3 नहीं लिया क्योंकि 3 और 1 के हमारे पास पेयर सेम आ रहे थे, तो इसलिए हमने सिर्फ 1 लिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है सेम है पार्टीशन की तरह। पार्टीशन वाला टॉपिक अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, उससे ही सेम करता है पार्टीशन। क्योंकि पार्टीशन में हर मेंबर अलग होते हैं ना, जैसे इसमें क्या था 1 और 3 था। ठीक है, पहले वाली क्लास में, दूसरी क्लास में सिर्फ 2 था और चौथी क्लास में सिर्फ 4 था, तो 1 2, अब देखिए ये पार्टीशन ही हो गई ना, 1 2 3 4 पार्टीशन हो गई इनकी। तो इनमें से कोई भी इसमें तो नहीं है ना, मतलब ये वाले कोई भी दूसरी क्लास में तो नहीं आ रहे ना, तो इसको हम पार्टीशन भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि ये पार्टीशन है। फंक्शन एज रिलेशन। अब आपने तो पहले देखना है कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन आपको पता होगा तो आपने ही आगे समझना है कि रिलेशन क्या होता है। सही है, पहले तो फंक्शन को देखें तो आपको मैंने पहले एरो डायग्राम से आसान तरीके से बताती हूँ कि फंक्शन वो होता है कि ये आपके पास पहली वाली जो क्लास है ना, मतलब एक्स और इसको वाई कहते हैं, और इसके दरमियान जो रिलेशन है इसको एफ कहते हैं फंक्शन। ठीक है, आप इसको जी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एक्स और वाई जी भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आपके पास फंक्शन तब होगा कि हर नंबर से एरो जा रहा हो, इससे भी एरो जा रहा है, इससे भी एरो जा रहा है, इससे भी। ठीक है, कोई नंबर अकेला ना रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे तीनों पे है 4, अगर होता और इस पे एरो ना होते तो हम कहते हैं कि फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीनों से एरो जा रहा है। और दूसरी बात ये कि हर एक से एक ही एरो जाए, ऐसे ना हो कि 1 से 2 एरो जा रहे हो, 1 से एक एरो 4 को जा रहा हो, 1 से एक एरो 5 को जा रहा हो, ऐसे भी ना हो। ऐसे भी हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि तीनों पे से एरो जाए और एक एक एरो जाए। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन है। इसी के मुकाबले में दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ से 2 से 2 एरो जा रहे हैं, एक 5 को एक 6 को जा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कि फंक्शन नहीं है क्योंकि इससे 2 एरो जा रहे हैं, तो ये फंक्शन ही नहीं है। फिर हम कैसे देखेंगे इसका रिलेशन है कि नहीं? तो फंक्शन नहीं है तो फिर हम रिलेशन भी नहीं देखते। दूसरा आप देखें तो अगर आपको रिलेशन दिए हों और आपने बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन के हैं या नहीं, तो वो देखें। अब आपके पास वही पेयर है 1 4 2, 1 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ और 3 का 4 के साथ। अब आपने देखना है कि ये 1 3 4 पहले नंबर पे हो, 1 पे, यहाँ पे 2 पहले पे है, यहाँ पे 3 पहले पे। हाँ, कोई मेंबर नहीं रह रहा, सही है। और दूसरे नंबर अगर 2 दफ़ा भी रिपीट होते हैं तो मैटर नहीं है। यहाँ 4 देखें 2 दफ़ा है तो वो मैटर नहीं है। आपने ये देखना है कि पहला नंबर एक एक दफ़ा और सारे कवर हुए हो, 1 2 3 एक एक दफ़ा। अब ये दूसरा देखिए, इसके मुकाबले में 1 2 2 3 है, तो 2 2 दफ़ा पहले पे आ गया है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सही है, इस तरह रिलेशन में हमने ऐसे देखना होता है कि हर पहला नंबर एक ही दफ़ा हो, 1 एक दफ़ा हो, 2 एक दफ़ा हो, 3 एक दफ़ा हो। यहाँ 2 दफ़ा आया तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आपको पता चल गया फंक्शन कैसे देखते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला हो और उससे हमने फंक्शन फाइंड करने हो तो वो कैसा होता है। आपको कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है एक्स की वैल्यू x² + 1 दी है, तो आपने आप कहा होगा कि f1 फाइंड करें, f2 फाइंड करें या f4 फाइंड करें, तो आपने क्या करना होता है f4 x की जगह डालना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 की जगह हमने डाला तो यहाँ पे भी x² की जगह हम 1 डालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 1 एज इट इज़ 1 1 प्लस किया तो 2 आ गया। इसी तरह अगर 2 फाइंड करना होगा तो 2 डालेंगे x की जगह, 2 को 2 दफ़ा करें, 2 2 4 और 1 एज इट इज, दोनों को ऐड किया तो 5। ठीक है, इस तरह शॉर्ट से आपको वैल्यूज भी दी जा सकती है कि ये फाइंड करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है कि जो अपने साथ ही पेयर बनाए। ईच एलिमेंट टू इटसेल्फ, अपने साथ ही पेयर हो। ए कोई सेंड हो रहा हो, जैसे ए का सेट है और दूसरा भी ए है तो 1 का 1 के साथ ही पेयर हो, 2 का 2, जैसे रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो है ना वो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी फंक्शन की होती है, इस तरह आप याद रखें। ये क्योंकि ये देखिए रिफ्लेक्सिव ही है ना कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव जो होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। सही है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पास कंपोजिशन ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा है, वैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या करना है, हमें एफ की वैल्यू दी है और जी की दी है, और हमें कहा है एफ ऑफ जी फाइंड करें या जी ऑफ एफ। यहाँ पे हमें जी ऑफ एफ भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होता है कि एफ के अंदर जी का फंक्शन है। ठीक है, और अगर जी ऑफ एफ है तो जी के अंदर एफ का फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने पहले फाइंड करना है एफ ऑफ जी, तो इसका मतलब है एफ के अंदर जी का फंक्शन। सही है, अब क्या करना है, आपने जी की जो वैल्यू है वो आपने डालनी है। ठीक है, एफ एज इट इज़ रहेगा। जी की वैल्यू क्या है, x² - 3, तो जी एक्स की जगह आपने x² - 3 डाल दी। अब ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया ना, ये पूरी वैल्यू x की आ गई, एफ एक्स। अब आपने एफ एक्स में ये डालना है। ठीक है, एफ क्या है 3x - 4, तो 3 एज इट इज़ आएगा, x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, 2x² - 3 आ गया।
और -4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 3x² तो 3x² आएगा, 3 3 ज़ा 9 आ गया, -4 एज इट इज़, 3x² एज इट इज़, इन दोनों को माइनस किया, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड करें तो 13 आता है और साइन बढ़ेगा लगता है तो इसलिए -13 आ गया। ठीक है, अब g ऑफ x f करना ऐसे ही हमने g लिखना है और f ऑफ x की वैल्यू पहले डालनी है, 3x - 4। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये gx बन गया। तो g हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, x² - 3, तो x हमारे पास तो ये है ना, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर डालना है, इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर डाला क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, तो x के ऊपर स्क्वायर और -3 एज इट इज़ ये वाला। ठीक है, ये आ गया। अब इसको स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 दफ़ा है, तो हमने इसको 2 दफ़ा लिखा और -3 वैसे का वैसे ही। अब ये 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई मतलब हो रहे हैं ना, 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई रखेंगे, फिर -4 को इस पूरे के साथ रखेंगे। अब 3 3 ज़ा 9 और x² आ गया, 3 4 ज़ा 12, माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, -4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और माइनस आ गया, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, और -3 एज इट इज़, -9x² एज इट इज़, और इन दोनों को सेम है तो ऐड कर लिया 24, और बड़े का साइन लगता है तो दोनों से 12 लिए तो -12 आ गया, -24 आ गया, सॉरी 16 में से 3 चले गए तो 13, और बड़े का साइन लगा तो +13 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सॉल्व करने होते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें हम देखेंगे। अच्छा, हमारे पास अब टाइप आती है, एक तो 1 to 1 फंक्शन होता है जिसको इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, 1 to 1 से मतलब कि एक का पेयर एक के साथ ही बने। फंक्शन आपको पता है ना, जैसे हम एरो डायग्राम कर रहे थे तो ऐसे 2 फंक्शन होते हैं, तो आपको पता है 1 का पेयर 1 के साथ हो ऐसे, या ऐसे 1 के साथ हो, या जैसे भी होता है, लेकिन 1 का एलिमेंट 1 के साथ ही हो, तो उसको हम 1 to 1 कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है 1 to 1, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, यहाँ से भी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। सही है, एग्जाम्पल देखें तो एरो डायग्राम से मैंने समझाई हुई है, यहाँ पर ABC है, 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे देखें तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की 1 ए की 1 के साथ है, बी की 4 के साथ। पहले तो देखें ये फंक्शन है क्योंकि हर एक से एक एरो जा रहा है और कोई एलिमेंट भी नहीं रहता। यहाँ पे एक रह रहा है, ज़रूरी नहीं है इसको देखें, क्योंकि 1 to 1 में हम देख तो रहे 1 to 1 तो हो रहा है सबका। ठीक है, एक यहाँ एक्स्ट्रा रह जाए मैटर नहीं करता, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा रहा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव। ऑन टू के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ के जो सारे एलिमेंट है ना, उससे उस पे एरो आ रहा हो, चाहे 2 आ रहे हो लेकिन एरो ज़रूर आए। अब यहाँ पे देखें एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ये वाई होता है, और ये एक्स इज़ द इमेज ऑफ एक्स, मतलब हर एक की इमेज हो। जैसे देखें यहाँ पे सारे एलिमेंट पर एरो है, यहाँ से सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है और एक एक एरो जा रहा है तो फंक्शन है, और यहाँ पे भी सब पे एरो आ रहा है तो इसलिए ये हमारे पास ऑन टू हो गया। सही है, 1 और 1 भी होता है कि 1 to 1 है क्यों एक एक एरो है, और ऑन टू भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे ऑन टू पढ़े तो इसलिए हम ऑन टू को देख रहे हैं। दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ABCD है, 1 2 3 है। अब यहाँ से देखिए सबसे एक एरो जा रहा है और कोई एलिमेंट भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट है और 2 पे 2 आ रहे हैं तो मैटर नहीं करता, 2 पे 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, हर एलिमेंट तो इमेज है ना किसी का, तो इसलिए ये ऑन टू है। 1 to 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 to 1 के लिए ज़रूरी है कि हर इमेज का एक एरो एक इमेज पे जाए। सही है, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं रहता तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। ये सारे एलिमेंट्स की इमेज, सारे एलिमेंट किसकी इमेज है, एक्स की इमेज है। बाइजेक्टिव आता है जो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 हो और ऑन टू हो वो बाइजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब 1 to 1 के लिए 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, और ऑन टू के लिए सारे वाई को पे एरो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए सब वाई पे एरो है और 1 1 रिलेशन है, यहाँ पे भी देखिए हर एक से एक एरो जा रहा है, कोई भी डबल एरो नहीं जा रहे, यहाँ पे भी हर एक पे एरो आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये 1 to 1 है और बाइजेक्टिव है। अब आपको पता होना चाहिए 1 to 1 और ऑन बाइजेक्टिव जो है हमारे पास उसका इन्वर्स भी फंक्शन होता है। ठीक है, ये डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 19 में पढ़ा है। यहाँ पे मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ कि इन्वर्स इसका क्या होगा, कि इन्वर्स कैसे लेते हैं, कि आपने एरो चेंज कर लेने हैं। जैसे हमने रिलेशन में इन्वर्स पढ़ा था ना कि उन दोनों की जगह स्वैप कर देते हैं, इसमें भी यही होता है कि हम एरो स्वैप कर देते हैं, जगह चेंज कर लें तो एक ही बात हो जाएगी, यहाँ पे XYZ आ जाएगा, या एरो चेंज कर लें तब भी एक बात हो जाएगी। हम जगह चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने उधर भी जगह ही चेंज की थी। ठीक है, ABC की जगह यहाँ पे X, यहाँ पे Y और यहाँ Z कर लेते हैं, यहाँ पे ABC कर लेते हैं। अब एरो देखें, इसका एरो इधर जा रहा है, इसका एरो इधर जा रहा है, इसका एरो इधर जा रहा है, तो ये देखिए ये भी फंक्शन ही है ना, तो हमारे पास बाइजेक्टिव का इन्वर्स भी फंक्शन ही होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, MCQs में पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट आता है इनवर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं क्योंकि उनका इन्वर्स भी क्या होता है, फंक्शन होता है। सही है, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पॉइंट ही लिख दिया है कि इन्वर्स जिस फंक्शन का होता है वो हमारे पास इन्वर्टिबल होते हैं। तो हमें तो पता है कि इन्वर्स किस फंक्शन का होता है, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स हमारे पास फंक्शन होता है। सही है,
नेक्स्ट आता है इंटीजर वैल्यू फंक्शन। इंटीजर वैल्यू आपके पास इस तरह पेपर में दिया जा सकता है कि इंट लिखा हो और वैल्यू हो। इंटीजर वैल्यू फंक्शन में हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है उसको हटा देते हैं और सिर्फ जो नंबर होता है उसको हम आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे इंट 3.46 है तो हमने 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 6 है तो अंडर रूट 6 कैलकुलेटर पे निकाले तो आता है 2.44, तो हमने पॉइंट और आगे नंबर काट दिए तो हमारे पास सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, इंट वैल्यूज़ की। इसी तरह अगर कोई खाली वैल्यू हो, नंबर हो, तो उसकी वैल्यू वही आएगी। इसमें पॉइंट नहीं है तो 9 ही आ गया। और इसी तरह माइनस वाला कोई हो तो वो माइनस के साथ ही आएगा, बाकी पॉइंट के बाद वाला नंबर कटेगा, माइनस के साथ वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। -8 जैसे इंट इसका क्या है -8 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमाइंडर फंक्शन। रिमाइंडर फंक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे डिवीजन करते हैं उसका रिमाइंडर जो रह जाता है ना वो फंक्शन होता है। तो हमारे पास आया 22 mod 7, तो हम कैसे डिवीजन करते हैं 22 अंदर 7 बाय, तो 7 3 21 होता है। रिमाइंडर क्या रह गया 1, तो इसका आंसर क्या है 1। रिमाइंडर फंक्शन है ना, तो रिमाइंडर हमने आंसर लिखना होता है। इसी तरह हमारे पास -26 mod 7 है, तो हमने इसकी डिवीजन कैसे करनी है ये गौर से समझे कि -26 है तो हमने माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। और हमने इसमें 26 अब है ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि 7 3 21 ले। हमने यहाँ आप कहेंगे बड़ा नंबर क्यों लिया, बड़ा इसलिए लिया कि नेगेटिव है। नेगेटिव में जितने बड़े नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव में 1 के बाद बड़ा क्या होगा 2 होगा, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा 1, और अगर 2 हुआ -1 से -2 छोटा होगा, क्योंकि जितने नेगेटिव दूसरी साइड पे जाते हैं ना वो नंबर छोटे होते जाते हैं। इसलिए हमने 4 से लिया कि -4 वाला, एक मिनट, कि -4 वाला जो नंबर है वो छोटा है। ठीक है, 7 4 28, 26 से 28 -28 छोटा है। और माइनस में क्या करते हैं हम नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। ये -28 था तो ये चेंज होकर प्लस हो गया, तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो 2 आ गया। अब आप लोग मुझसे एक बच्चे ने स्टूडेंट ने पूछा था कि माइनस में हम कब साइन चेंज करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा बचपन में जब हम करते थे सब्ट्रैक्शन तो हम कैसे करते थे, इन दोनों का जैसे अब 2 1 है और 3 4 है तो हम क्या करते थे, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस, अगर प्लस ऐसे करते थे ना तो हम नीचे वाले सारे नंबर्स के साइन चेंज कर देते थे। सब्ट्रैक्शन में ये माइनस होता था तो ये प्लस हो जाता था, ये प्लस होता था तो ये माइनस हो जाता था, फिर करते थे। तो वो उनको समझ नहीं आ रही थी तो मैंने फिर दूसरा तरीका बताया आपको कि माइनस कैसे करते हैं। 26 माइनस कर रहे हैं -28 ऐसे लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -26 में से 28 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, सही है। बड़े से छोटा माइनस किया तो 2, और साइन किसका लगेगा बड़ा का, तो +2 आंसर आया। ठीक है, अगर आपको माइनस समझ ना आ रही हो, ये साइन वाला स्टेप आपको भूलता है, तो आप लोग ऐसे कर लें, ये -26 लिखें और माइनस करें तो बीच में माइनस और -28 ब्रैकेट में, क्योंकि ये इसका साइन है। फिर इन दोनों को माइनस माइनस +28 हो गया और बड़े से छोटा माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब समझ आ गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है ये वाले स्टेप से। लेकिन आपको ये याद रखना है कि माइनस नंबर जब डिवीजन में कर रहे हो तो आपने बड़ा वाला लेना होता है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना वो छोटा हो जाएगा माइनस में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है, पावर वाले टाइप में जो होता है उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और इसमें हमें पास नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन होती है कि 0 इसमें ना ग्रेटर होना चाहिए। बेस जो है ना, ये नीचे वाला ए जो है बेस हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 5 के ऊपर x है तो ये हमारे पास बेस बड़ी है ना 0 से, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन काउंट होता है। ठीक है, 0 अगर हो गया तो फिर उससे वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास लॉग की फॉर्म में आता है और हमारे पास y = log b के ऊपर x। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि log a के ऊपर 8 है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाती है कि क्या है। तो आपने क्या करना होता है, 2 को, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आपने इतनी दफ़ा इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि 8 ये वाला नंबर आ जाए जो हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने 2 को किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम। तो हमने क्या लिख दिया, ये 3 है, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने 3 बताया, जैसे कि इसका मतलब है कि 2 के ऊपर क्या है 3 टाइम्स, 2 को 3 टाइम्स करो तो 8 आता है, सही है। ये नीचे वाली नंबर को इसी के साथ इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है कि ये ऊपर वाला नंबर आ जाए। इसी तरह अब हमारे पास 2 के ऊपर 64 है, तो 2 को इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 2 के साथ ही कि 64 आ जाए, तो करते रहे, तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब 2 के ऊपर क्या है 6 = 64। ठीक है, 2 को 6 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। देखिए शॉर्ट है, इसको प्रैक्टिस करना क्योंकि ये बहुत आसान से लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने इसको क्या करना है। ऐसे ना हो आप लोग 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 ज़ा 16 लिख दें आंसर, नहीं, 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 8 आए। ठीक है, यहाँ पे 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 64 आए।
सही है। सीक्वेंस नाम से ही समझ आता है, सीक्वेंस मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। फिर जैसे लाइन में बनाते हैं हम कहते हैं सीक्वेंस से खड़े हो जाओ, मतलब हाइट होती है तो हम कहते हैं पहले छोटी हाइट वाला, फिर दूसरी हाइट वाला, फिर बड़ी हाइट वाला खड़े हो जाओ, ठीक है। इस तरह हम खड़ा करते हैं बंदों को भी। तो ये ही इस तरह ही सीक्वेंस है। अब हमें पैटर्न दिए हुए हैं और हमने देखना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है। हमें वैल्यूज दी हुई है और बाकी दिया हुआ कि ये फाइंड करो कि इसके बाद कौन सा आएगा। हमने क्वेश्चन को गौर से देखना है कि कौन सा सीक्वेंस इसमें है। पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9, फिर 16। तो सोचेंगे जरा कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक तो ये वैल्यूज है ना, ठीक है। हमारे पास टर्म हमेशा यही रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये टर्म है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब देखा जाए तो हमारे पास हर टर्म का ये स्क्वायर हो रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या है, 1 1 1। अब 2 का स्क्वायर क्या है, 2 2 4। 3 का स्क्वायर 3 3 9। 4 4 16। तो मतलब हर टर्म का ये स्क्वायर हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला बना दिया n के ऊपर स्क्वायर, मतलब हर टर्म का स्क्वायर हो रहा है। तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे करेंगे, 5 5 से 25 था, तो नेक्स्ट टर्म हमारी 6 आएगी ना, तो 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर लेंगे, फिर 8 का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। देखने से ही हमें समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पैटर्न, हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ठीक है। अब ये पैटर्न इसको देखा जाए तो ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइन से सीक्वेंस है, लेकिन नीचे क्या है, पहले 2 है, फिर 3 है। मतलब नीचे 2 से स्टार्ट इस तरह है ना कि ऊपर जब 1 है तो नीचे एक वैल्यू बड़ी है उससे, एक नंबर ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारे पास तो 2 है तो नीचे एक बड़ी है वैल्यू 3, ऊपर 3 है तो नीचे एक बड़ी 4। मतलब इसका फॉर्मूला हमारे पास ऐसे बन जाएगा कि n टर्म है, एन किसे कहते हैं, टर्म को कहते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो हम उसको n कहेंगे। तो n पहली टर्म है और नीचे वाली क्या है, उससे एक नंबर बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे n+1। मतलब नीचे देखिए ये है ना 2 + 1 3 होता है ना, 3। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, n+1 लगा दिया कि ये फॉर्मूला इसका बनता है। फॉर्मूला आपको आ जाएगा तो आप आसानी से टर्म निकाल लेंगे, इसलिए मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। एमसीक्यूज में डायरेक्ट आपको कह देंगे फिफ्थ टर्म क्या है, इस तरह कोई भी टर्म्स दे देंगे और पहली दूसरी दी होगी और कहा होगा कि इसकी सिक्स टर्म क्या है। तो आपने फिर फौरन से फॉर्मूले में लगाना है कि सिक्स टर्म कैसी होगी, 6/6 + 1। तो वो आ जाती है हमारे पास 6/7। तो इस तरह आपको आराम से पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले आप बना लें अपने लिए, बना लें क्या, ये बने हुए बस ये याद कर लें। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास आता है 1, फिर 1.1, फिर 1.21, 1.331, 1.4641। अब ये बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो आप लोग अगर स्टार्ट से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, 1 के बाद 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1.1 ही आ जाएगा ना, 1.1 × 1। फिर देखें तो 1.1 दोबारा 1.1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 1.21 आएगा। फिर इसको देखें तो ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा 1.1 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर देखें तो 1.1 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इस तरह इसका सीक्वेंस इस तरह बन रहा है कि हर नई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 1.1 के साथ, ठीक है। ये अभी पॉइंट्स में है, ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हो रहा है क्या है। स्क्वायर लेंगे, ये मेन चीज होती है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, या स्क्वायर लेना, या एक टर्म को ज्यादा ऐड कर देना, या एक को पीछे वाली टर्म से माइनस कर देना, तो आपको समझ आ जाएगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न आते हैं, तो वो आपके दिमाग में होगा कि क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे n+1 है ना, तो हम n-1 भी करके देख सकते हैं कि क्या ये वैल्यू आती है कि नहीं, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल हमारे पास 2 4 8 14 22। अब इसको देखिए तो आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 आएगा, ये तो 14 है, तो ये पैटर्न नहीं हो रहा। अब आप देखिए इसको गौर से करेंगे, ये प्रैक्टिस से आएगी ये चीज, ठीक है। ऐसे ही नहीं आ जाएगी कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी ना की और आपको ना आए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी। अच्छा आप देखिए तो ये 2 है, तो मतलब पहली तो टर्म आ गई ना, पहले के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे आई वो देखते हैं। तो 2 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब 4 में हमने क्या किया है, 4 में 4 ऐड किया है तो हमारे पास 8, 4 + 4 8 आ गया। अब हमने नेक्स्ट टर्म क्या की है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास 14 कैसे आई, हमने क्या किया 8 में हम 8 ऐड नहीं कर रहे, 8 में 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए पैटर्न कैसे बन रहा है, पहले में हमने 2 किए, दूसरी में 4, मतलब ऐड जो करें ना उसमें हमने 2 ज्यादा कर दिया ना, पहले में 2 ऐड किए, फिर 4 के साथ मतलब 2 के साथ 2 ऐड किया तो 4 आ गया, फिर 2 के साथ 4 के साथ हम और 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मतलब 8 के साथ 6 ऐड करें, इस वैल्यू के साथ हम 6 ऐड किया तो 14 आ गया, ठीक है। मतलब हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना उसमें हमने 2 ऐड करना है। अब देखिए ये 14 है, 14 में हम क्या ऐड करेंगे 22, तो 14 में पहले हमने यहाँ पर पहले 8 के साथ 6 ऐड किया था, तो 8 में 2 ऐड करें, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ जाता है, तो 14 के साथ 8 ऐड किया तो 22 आ गया, ठीक है। फिर 22 में क्या ऐड करें, यहाँ पर पहले हमने 8 ऐड किया था तो अब हम 10 कर देंगे, 8 में 2 और इंक्लूड कर दें 10, तो 22 में 10 ऐड किया तो 32 आ गया। इसी तरह 32 में क्या ऐड करें, 32 में पहले 10 किया था, मतलब पिछली वैल्यू में 10 किया था, तो इसके 2 और ऐड कर दे तो 12 आ जाता है, तो 32 में 12 ऐड किया तो 44 आ गया। ये जरा मुश्किल है इसलिए मैं सारा सीक्वेंस आपको इस तरह समझा रही हूँ, ठीक है। अब 44 में हमने पहले यहाँ पिछली वैल्यू देखी, अपने लिख रहे हैं ऐसे तो समझ आएगी। पहले 12 ऐड किया था ना, तब क्या होगा 14 ऐड होगा, 2 और ऐड हो गए, तो 44 में क्या ऐड हुआ 14 ऐड हुआ तो 58 आ गया। इस तरह आपका पैटर्न बन रहा है। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है। इसको यहाँ ही समझ लें आप लोग। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 1 1 2 3 5 8 13 पैटर्न बन रहा है। अब देखिए पहली टर्म तो आ गई, ठीक है, पहली को तो काउंट ना करें, दूसरी टर्म भी 1 है, ये भी छोड़ दें, ठीक है। अब तीसरी 2 है, तो कैसे 2 आई, मतलब इन दोनों को हमने क्या किया ऐड किया ना, 1 + 1 तो 2 आ गई, ठीक है। अब 2 के बाद 3 कैसे आई, हमने पिछली 2 टर्म को ऐड किया, 1 + 2 किया तो 3 आ गई। फिर 5 कैसे आई, हमने इससे पिछली 2 टर्म को ऐड किया, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आ गई। 8 कैसे होगा, इससे पिछली टर्म को ऐड किया, 3 और 5 को ऐड किया तो 8।
फिर 13 कैसे आया, इससे पिछली टर्म 5 और 8 को ऐड किया तो 13 आ गया। तो इसी तरह आप करेंगे 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21, फिर 21 और 13 को तो 34, ये ऐड करते जाएंगे। ये पैटर्न है। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने पिछली टर्म को यहाँ नेक्स्ट में क्या किया था, नीचे ऐड किया था ना, यहाँ पर भी हमने क्या किया, पिछली टर्म को ऐड किया। ऐसी भी आ सकती है हमारे पास, ऐसा सीक्वेंस आ सकता है जिसमें पिछली टर्म को माइनस करना हो तो फिर वो माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, रो ऑफ अ नंबर ऑफ दीज टाइप आर कॉल्ड सीक्वेंस एंड सेपरेटेड नंबर आर कॉल्ड टर्म। मतलब हर नंबर को क्या कहते हैं हम, टर्म। ये तो बात समझ आ गई, लेकिन इस डेफिनेशन को आप आगे अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। हम हर टर्म को कैसे कहते हैं, 1 2 3। मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ 4 है तो हम इसको कहेंगे ये 4 है, ये 6 है, ये हम कहेंगे ये पहली टर्म है, ठीक है। इसको हम कहेंगे पहली टर्म, इसको कहेंगे ये दूसरी टर्म, इसको कहेंगे ये तीसरी टर्म, ठीक है। ये इस तरह टर्म आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टाइप्स हम देखते हैं। हमारे पास दो टाइप की सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ये दोनों हम करेंगे, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेपर में आ सकता है, टाइप ऑफ सीक्वेंस बताएं और डेफिनेशन लिखें। या ज्यादातर तो डेफिनेशन नहीं आती, मैथ्स का पेपर है, क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल्स इसकी जो होंगी ना वो आएंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक सैम्पल आपके साथ बना दिया कि ये दिमाग में रहे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ज्योमेट्री है ना तो मल्टीप्लिकेशन, इससे दिमाग में रखें कि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रख लें, बस एक अपने लिए निशानी बना लें। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम देखें तो क्या हम ऐड कर रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी पेपर में आ सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चीज है। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इन विच ईच टर्म, हर टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कांस्टेंट नंबर। हर टर्म में क्या हम ऐड करते हैं, कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो नई टर्म आती है। वो कांस्टेंट नंबर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर टर्म का एक ही, जैसे हमने पीछे भी किए हैं जो टर्म्स देखी उसमें क्या था कि हर टर्म में क्या हो रहा था, एक ही सीक्वेंस है ना, अगर स्क्वायर लिया जा रहा है तो हर टर्म का स्क्वायर लिया जा रहा है। इसी तरह हर टर्म कैसे आएगी, अब ये वो तो एग्जांपल्स छोटी मोटी थी, ये मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस को समझना है कि कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे हर टर्म में तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी। लेकिन कॉमन डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, ये मेन बात है ना। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टर्म बताई हुई है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होगी, सेकंड टर्म कैसे होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड कैसे होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। ए एन इसलिए लिखा है कि ए एन मतलब, ए एन का मतलब n माइनस वन का मतलब है कि जो टर्म हम फाइंड करें उसमें प्रीवियस टर्म, अगर हमें 50 कह दिया तो हम कैसे फाइंड करेंगे ए एन, तो इससे पिछली टर्म तो हमें पता है ना 49 होगी, तो इसलिए ए एन, इसका मतलब है कि अगर जो भी नंबर हो उसकी पिछली टर्म हमें पता होगी ना तो हमारे पास आराम से आ जाएगा। तो पिछली टर्म कैसे आएगी, हम एन को माइनस करेंगे 1 से। अगर 50 टर्म है तो 50 माइनस 1 तो 49 टर्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देखिए, हमारे पास कोई पैटर्न दिया है 2 5 8 11 to 14। अब हमें इसमें नहीं समझ आ रही कि क्या बन रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म कैसे ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस से। इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस मतलब कॉमन डिफरेंस डी। अब वो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 है। कैसे 3 आया, कोई भी दो टर्म आप लोग ले ले, 14 11 ले ले, 11 8 ले ले, 8 5 ले ले, उनको माइनस करना है। क्योंकि अब देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करें, ऐड करें ना कॉमन डिफरेंस को। स्टार्ट में मैंने यहाँ लिखा था ऐड करें कॉमन डिफरेंस को। तो हम अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, प्रीवियस दो टर्म को माइनस करके पिछली टर्म को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, और नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। ये बात नहीं भूलनी, हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो नई टर्म आएगी। लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, जैसे ऐड है ना तो हम उसका उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो हम किसी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, 8 में से पिछली टर्म, अच्छा ये नहीं कि 8 में से 11 करो, 8 में से 5 माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 करो, यहाँ पर देखिए मैंने किया है 8 में से 5 किया तो 3 आ गया। अगर 11 में से 8 करेंगे तो तब भी 3 आएगा, 5 में से 2 करेंगे तो तब भी 3 ही आएगा। मतलब कि जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि आगे भी हम अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो वही टर्म आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अब इसको कॉमन डिफरेंस कैसे किया, हमने 14 में ऐड किया 3, कॉमन डिफरेंस ऐड किया 17 आ गया, फिर हमने 17 में 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, फिर नेक्स्ट टर्म में फिर 3 ऐड किया तो 23। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ गई है, ठीक है। कितना आसान था। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, पिछली दो टर्म को माइनस करके, बड़ी टर्म पिछली टर्म से उससे प्रीवियस टर्म माइनस करके, और नई टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। अब तो ये तो लाइन से था ना, मतलब हमें दिए हुए सीक्वेंस किसके बाद कौन सी है। लेकिन अगर हमें इस पे कह दिया जाए कि चलो 50 टर्म फाइंड करो, 50 टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 50 टर्म कॉमन डिफरेंस में फाइंड करने के लिए, सॉरी अरिथमेटिक सीक्वेंस का 50 टर्म फाइंड कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और डी, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ए एन मतलब जो हमें टर्म फाइंड करनी है, ए सबसे पहली टर्म को कहते हैं, एन हम टर्म को कहते हैं, मतलब नंबर कौन सा नंबर है, ठीक है। एन माइनस वन तो वही हो गया ना, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि एन माइनस वन कोई भी टर्म होगी, जैसे अब यहाँ पर 50 है तो एन माइनस वन क्या होगा, 50 से पीछे एक नंबर 49 होगा, ठीक है। और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसे होता है, या तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा या तो हमें कहा होगा कि कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करें फिर आप टर्म फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया ना हमने, ऊपर ही कि 3 है। तो अब इस सीक्वेंस की जो क्वेश्चन है हमारे पास पूरा,
इसका 50 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस हमने पहले निकाल लिया, हमने स्टार्ट की टर्म्स निकालने का, फिर इस सारे इसी को करने का फायदा नहीं, डायरेक्ट 50 टर्म हम फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में 50 टर्म तो 50 लिखा, टू ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ क्या है 2, तो फर्स्ट टर्म हमने 2 लिख ली, n-1 हमने किया मतलब 49 आया, 50 में से 1 माइनस तो 49 और कॉमन डिफरेंस है 3। आप इनको ऐड करें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, जो भी आता है जो मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 2 से ऐड करना है तो हमारे पास आता है 147 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो उसमें 2 ऐड किया 149 आएगा। ठीक है, कितना आसान हो गया, फॉर्मूला हमें आएगा तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, पहले आपको तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ये मेन चीज है। और अगर नॉर्मल सा सीक्वेंस दिया होगा ये इस तरह फाइंड करना है तो आपने माइनस कर लेना, कॉमन डिफरेंस जो है निकाल के माइनस, कॉमन डिफरेंस दो टर्म को करके माइनस और फिर ऐड करते जाना हर टर्म में कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी टर्म दी हो तो फिर हमने इस तरह फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला याद करना है क्योंकि आगे जो मैट्रिक सीक्वेंस के भी फॉर्मूले आएंगे तो ये गलत ना हो जाना। मेरे टाइम पे भी जब पेपर था तो मैंने कॉमन डिफरेंस और मैट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला मिक्स कर दिया था, क्योंकि ये सेम फॉर्मूले होते हैं, बस एक स्टेप से चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये फॉर्मूले आप लोगों ने प्रैक्टिस से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए तो हमें टर्म्स दी हुई है और कहा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है, किसी भी दो टर्म को माइनस करें, 4 में से 3 कर ले या 11 में से 4 कर ले या 18 में से 8 कर ले, एक ही आएगा, जिसको भी करके देख ले। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होती है, सब्ट्रैक्ट एनी टर्म फ्रॉम द टर्म आफ्टर 8, मतलब उससे पिछले टर्म को। तो हमारे पास यहाँ पर है 3 में से हमने टर्न किया तो -7 आया, 4 में से 3 किया तो तब भी -7, 10 में से 17 करे बड़े से छोटा तो तब भी -7, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस माइनस आया। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास आता है 72 इज द टर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में ये आया था। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ 72 इज द डैश टर्म, कौन सी टर्म है ये फाइंड करने ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 2 5 2 9 और डॉट डॉट, वी नीड टू फाइंड एन फाइंड करना है हमने। ठीक है, कि कौन सी टर्म है, विच इज द टर्म नंबर, कि ये कौन सी टर्म है। हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमारे पास 72 है, हमें बताया गया है, और हमारे पास सबसे पहली टर्म यहाँ पर देखें तो -5 है, और डी हमारे पास हमने फाइंड कैसे किया है, इस टर्म को इससे माइनस करें, हमारे पास 3 वैल्यूज तो है ना, 9 माइनस 2 तो हमारे पास 7 आ गया, तो डी हमारे पास आराम से आ गया। अब हमने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, 72 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1, n-1 हमारे पास n फाइंड करना है ना, तो हमने क्या कर दिया, कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, 7n हो गया और 7 1 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने ऐसा नहीं करना कि 72 में से आपने कर लिया n-1, मतलब 72 -1 71 आ गया, नहीं, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा कि फाइंड n, तो इसलिए हमने n फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 72 ऐसे कहीं रह गया, इन दोनों को आपस में किया, 5 में से 7 गए, दोनों को देखे माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया 12 हो गया प्लस 7n। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमें 12 एक्स्ट्रा है तो ये उधर चला गया तो ऐड हो गया, यहाँ माइनस है तो उधर ऐड हो गया, और 7n ऐसे कैसे इन दोनों को किया तो 84 आ गया इज इक्वल टू 7n, और n मतलब ये 7 एक्स्ट्रा है तो ये उधर चला गया, तो डिवाइड करें दोनों को तो 12 आता है, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 आ गया। मैट्रिक में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, किसको, कॉमन डिफरेंस को। ज्योमेट्रिक में आपने क्या याद रखना है, ये डिफरेंस इन दोनों का मेन याद रखना है, वरना आप अरिथमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक कर रहे होंगे और ज्योमेट्रिक की जगह अरिथमेटिक। ठीक है, तो आपने डिफरेंस याद रखना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई करते हैं और अरिथमेटिक में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो आ गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता था कैसे फाइंड होता है, प्रीवियस दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि अरिथमेटिक का मतलब प्लस है ना, तो कैसे फाइंड होगा कॉमन डिफरेंस, माइनस करके। अब यहाँ पर इसका मतलब है, ज्योमेट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई है, तो कॉमन रेशो कैसे फाइंड होगा, डिवाइड करके। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। अब हमने एग्जांपल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड होता है। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद a इज इक्वल टू -3 एंड कॉमन रेशियो इज 5। आपको कॉमन रेशियो डायरेक्ट दे दिया तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं करें, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कॉमन रेशियो कैसे आता है। तो आपने क्या करना है, कोई भी सीक्वेंस है उसको क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। अब ये वाला सीक्वेंस है, पहले देखें इसको मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो से, मतलब 3 × 5, 3 × 5 तो 15 आ गया, फिर 15 × 5 तो मल्टीप्लाई 5 तो ये आएगा, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो इसी तरह स्टेप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, कॉमन रेशियो अब देखते हैं कैसे आता है। फाइंड कॉमन रेशियो, और हमें वैल्यू दी है, तो कॉमन रेशियो का क्या मतलब है, जैसे मैंने ये बताया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है। ठीक है, किसी भी टर्म को 8 में से 4 डिवाइड किया तो 2, 16 में से 8 करेंगे तो तब भी 2 -2 सॉरी, और 32 में से 16 करेंगे डिवाइड तो तब भी -2। तो कॉमन रेशियो कैसे आता है, डिवीजन करके। ठीक है, एग्जांपल अब फॉर्मूला जैसे हमने पीछे भी किए हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज में, तो इसी तरह इसका भी एक फॉर्मूला होगा। तो हमने ए एन करना है, सीक्वेंस में हमारे पास एस लगता है ना, तो ज्योमेट्री में ए एन लगाएंगे इज इक्वल टू ए डॉट, अब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई वाला आ गया, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट भी होता है, आर n-1, इसके ऊपर n-1 आ गया। अब फॉर्मूला के थ्रू एग्जांपल करते हैं तो समझ आ जाएगी आपको। Find 10th term of a geometric sequence with a is equal to 200 and common ratio is this। आपने फॉर्मूले में लगाना है a की वैल्यू 200 और कॉमन रेशियो 1/2 है, और
9 कहाँ से आया, मतलब 10 टर्म हमारे पास n है ना, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 1 तो 9 हो गया। इसी तरह ये वैसे का वैसे इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इस 2 को 9 टाइम्स, 2 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 9 टाइम्स, क्योंकि 2 का ये 9 पावर है। 1 से किया तो 1 ही आया है, 2 को 9 टाइम किया तो 512 आ गया। ये वैसे का वैसे 2025 नीचे आ गया। इनकी कटिंग करते जाएंगे, पहले 500 बाय 128, फिर 500 बाय 128 दोबारा आ गया, एक गलती हो गई, एक ही दफा लिख लें। और जब इसको किया तो 250 डिवाइड बाय 64, फिर इनको किया तो 125 बाय 32। ये और कटिंग नहीं होती, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारी कोड एग्जाम्पल की तरफ कि कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, कॉमन रेशियो नहीं, वैल्यू ही है, सॉरी। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म इन द सीक्वेंस, इसकी बाद टू टर्म फाइंड करनी है। तो कॉमन रेशियो हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं है, तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो टर्म को डिवाइड करेंगे। तो हमने ले लिया 16 डिवाइड बाय 64, इन दोनों को ले लिया, डिवाइड किया तो हमारे पास 1/4 आ गया। ये हमारे पास है कॉमन रेशियो। अब हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। तो हमने पहली टर्म तो ये हमारे पास थी 1, और ये कैसे आया, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ किया तो ये दोनों आपस में कर गया तो 1 आ गया। ठीक है, -4 था ना, तो -1 आ गया। इसी तरह फिर दोबारा उसको करेंगे तो 1/4 इस तरह आती जाएगी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेटर पे सिंपल होता है। समेशन लगाते हैं, इस ई को जो है ना ये समेशन कहते हैं। ठीक है, नीचे जो वैल्यू होती है वो पहली वैल्यू होती है, ये पहली वैल्यू 1 है ना, तो नीचे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे k = 1 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस वेरिएबल का मैटर नहीं है, i j k l m कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है k = 1। ठीक है, पहला नंबर क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पे k क्या है, ये 1, इस 1 को k कह रहे हैं। ठीक है, और लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि डॉट डॉट लगा है तो डॉट डॉट का मतलब क्या, इन्फिनिटी है। और यहाँ पे हमें वो वैल्यू दी है जिसके अंदर हमने k की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए यहाँ पे k1 है, तो मतलब कि k यहाँ है ना, तो a1 आएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे a1 आया। ए पे क्या है 1 है, तो मतलब k की पहली वैल्यू 1 है, और ये जाता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी अब यहाँ पर नहीं है ना, तो इसलिए हमने डॉट डॉट लगा दी है। ठीक है, तो पहली वैल्यू नीचे जो वैल्यू होती है वो उसकी पहली वैल्यू होती है, और ऊपर जो वैल्यू होती है वो आखिरी वैल्यू होती है। यहाँ पे अब 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, तो अब 4 तक स्टॉप कर देते। 3 होता ऊपर ना, तो हम यहाँ तक 3 तक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब आगे एग्जांपल्स भी करेंगे, समेशन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। समेशन नोटेशन होता क्या है पहले तो वो देखते हैं। ठीक है, कैपिटल ग्रीक लेटर सिग्मा, सिग्मा होता है ना, इसको हम सिग्मा कहते हैं, समेशन कहते हैं। ठीक है, इज यूज टू राइट द सम इन शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसको हम इसलिए लिखते हैं, किसी भी चीज का सम होता है ना, मतलब इकट्ठा करके ऐड करने वाली चीज को हम इस तरह समेशन से डिनोट कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए आसानी होती है, देखने से ही समझ पड़ जाती है कि पहली वैल्यू यहाँ पर 1 है और आखिरी n है वैल्यू, और यहाँ पे k जो है ना, मतलब k की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लगती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है ना, तो हम a को 1 लगाएंगे, a को k की जगह क्या लगेगा, 1 जो पहली वैल्यू थी। फिर हम 2 लिखेंगे, जाते रहेंगे कहाँ तक, n तक जाते रहेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तक। फिर 2 तक गए, फिर 3 तक गए, डॉट डॉट डॉट। अब हमें बीच में वैल्यूज नहीं पता, तो हमने आखिरी डॉट डॉट लगा के a n लिख लिया, क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू पता है और पहली वैल्यू पता है। उसके बाद हमने जो है सीक्वेंस बनाना है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। अब इतना ज्यादा तो नहीं लिख सकते ना, लेकिन आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं, लेवल से लिख रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब ऐड करना है और समेशन का मतलब भी ऐड करना है, दोनों एक ही चीज को कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है कंप्यूटिंग समेशन। अब कंप्यूट करने का मतलब कि हम उसको जो है सिग्मा की फॉर्म में आप लिखें। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज दी है, लेट a = a0, मतलब पहली 0 जो वैल्यू उसका 2 है, a0, फिर a1 3 है, और a2 जो है -2, a3 1 है, a4 मतलब 4 तक वैल्यूज दी है। ठीक है, पहली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0 लिखा हुआ है, और आखिरी 4 होगी। अब कंप्यूट का हमें करना है, तो हमने आगे फॉर्मूला भी दिया होगा समेशन वाला, उसमें हमने वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो 2 हमें चीजें दी है। एक हमें समेशन दिया है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। 1 क्या, इसको कह रहे हैं कि ये इसको आई कहते हैं, आई, हाँ ये आई है। अच्छा, आई की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी आई है ना, और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक हो रही है, 4 तक हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें पहली वैल्यू दी हुई है आई की, 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक, मतलब हमने इसको स्टार्ट करना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर कहाँ तक, 4 तक, 3, फिर 4 तक जाना है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, ए आई है ना, तो आई पहले 0 था, 0 लगाया, फिर प्लस i1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, और कहाँ तक जाना है, a4 तक जाना है। ए और आई की जगह हम वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे, पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। सही है, अब हमने जो है, हमें पीछे जो क्वेश्चन में a0 की वैल्यू भी दी है, a1 की, a2, a3, a4 सब की वैल्यूज दी है। अब पीछे नहीं कर सकती, आपको डायरेक्ट देख लेना आप लोग, a0 की वैल्यू थी 2, a1 की वैल्यू थी 3, a2 की वैल्यू थी -2, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये प्लस तो इसका अपना है ना, और ये साइन इस नंबर के साथ है, फिर +1 और a4 की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब इन सबको ऐड करें, 2 3 5 हो गए, 5 में से 2 चले गए, प्लस माइनस माइनस ना, तो 5 में से 2 चले गए, तो हमारे पास 3 आ गया, 3, और जो है फिर उसमें 1 प्लस किया तो 4 आ गया, और 0 तो ऐड नहीं होता, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने दूसरा वाला करना है, समेशन j = 0। अब मैटर नहीं करता कि i है कि j है, हमारे पास इस चीज का कोई भी वो नहीं है कि यहाँ पे आई हो, जे हो, वेल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जे कह दिया, ये चीज जरूरी होनी चाहिए कि यहाँ पे जे है तो यहाँ पे भी जे होना चाहिए, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई होना चाहिए, क्योंकि हमने आई वैल्यूज डालनी है। ठीक है, अब देखिए जे हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, 2 तक जाएगा, तो मतलब 0 1 और 2 तक जाएगा। ठीक है, और ये 2 एज इट इज रहेगा, जे की जगह हम वैल्यूज डालते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास
ये हमारे पास j इज इक्वल टू 0 और 2 तक जाना है और हमें दिया हुआ है जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है a 2j a 2 एज इट इज रहेगा और j पहले हमने क्या लेना है 0 लेना है तो हमने 0 लगा दिया ब्रैकेट में, इसलिए मैंने लगाया कि आप कंफ्यूज ना हो। फिर a हमने 2 लेना है, पहले 2 एज इट इज आ जाएगा और j क्या हो गया 1, पहले 0 था फिर 1 था और कहाँ तक जाना है 2 तक, तो पहले 0 फिर 1 और फिर 2 और ये सब के साथ 2 एज इट इज, क्योंकि a के साथ 2 जो है कांस्टेंट है ना, a2 इधर भी a2 इधर भी a2 इधर भी, ये 0 1 2 कहाँ से आया कि पहले j की वैल्यू 0 थी फिर 1 हुई फिर 2 हुई, ऊपर 2 लिखा है ना, तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमें बताई गई है। अब हमने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, a 2 0 0 आ गया, a 2 1 2 आ गया, a 2 2 4 आ गया। अब हमने a0 की a2 और a4 की वैल्यू पुट करनी है, पीछे से देख लें क्वेश्चन में a0 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू -2 है और a4 की वैल्यू 0 है। हमने इसको किया प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 चले गए तो 0 और 0 प्लस 0 तो 0 याद है, ठीक है। तो इस तरह हमें वैल्यूज दी होंगी क्वेश्चन में और हमें क्वेश्चन में एक ही है जो भी कोई वर्ड हो, यहाँ पे बी सी डी कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वैल्यू दी होगी और हमें जे जो है उसके साथ नंबर जो नीचे दिया होगा ना उसकी वैल्यूज बताई होंगी, स्टार्टिंग वाली और एंड वाली। हमने बस आगे जाना है सीक्वेंस में, ठीक है, बीच में प्लस लगाते रहना है क्योंकि समेशन का मतलब ही ऐड करना है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंप्यूट द समेशन। अब वही चीज जो है हमने पीछे भी कंप्यूट किया, अभी दोबारा करें लेकिन अलग स्टाइल में। अब इसमें हमारे पास क्या है, आप लोग देखिए क्वेश्चन, वो ये मैंने ज्यादा एग्जांपल इसलिए करवाई है कि कर करके आपको समझ आने लग जाए। समेशन आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से और कहाँ तक है 3 तक है, ठीक है। और हमें ये फॉर्मूला दिया है, इसमें हमने आई की जगह वैल्यूज डालनी है, आई है ना इसकी जगह पहले 1 डालेंगे क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2 और फिर 3 तक स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वैल्यू डालनी है, a2 एज इट इज, आई की जगह पहले 1 डाला -1 एज इट इज, इसको बड़ी ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि मिक्स ना हो, फिर प्लस 2 एज इट इज, फिर 2 आ गया 1 के बाद 2 की बारी आ गई 2 और -1 एज इट इज, फिर प्लस 2 एज इट इज, फिर 3 की बारी है क्योंकि पहले 1 था फिर 2 था, अब 3 की बारी और जाना भी 3 तक ही है तो इसलिए हम 3 तक ही जाएंगे और -1 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और 2 में से -1 कर दिया तो 1 आ गया, 2 1 2 2 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया तो 3 आ गया, 2 3 6, 6 में से 1 माइनस कर दिया तो 5 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 9 आता है, ठीक है। कंप्यूट करने का यही मतलब है, आपको जो क्वेश्चन में समेशन दी होंगी आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और एग्जाम्पल, मेरी एग्जाम्पल इसलिए करवाइए ज्यादा कि आप लोगों को वो देख देख के भी समझ आ जाए। और दूसरी बात, पहली यही कि आप लोगों ने सिर्फ देख के नहीं समझना, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं हमें इस पॉइंट की नहीं आई, क्योंकि वो हाथ से नहीं कर रहे होते। मैथ्स कोई रट्टा लगाने की चीज नहीं है, आप लोग सुनेंगे और आपको दिमाग में फिट हो जाएगी। जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, नोटबुक ले, एक पेंसिल ले और ये क्वेश्चन देखें, एक दफा पूरी वीडियो देख लें, वीडियो को स्टॉप करें और फिर खुद सॉल्व करें। जहाँ पे स्टेप समझ लेंगे रुके आप लोग, फिर वीडियो देखें कि क्या आंसर आया, फिर उस तरह करें। तो आप लोगों को इससे प्रैक्टिस हाथ से करने से समझ आएगी। और हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे मिस्टेक हुई हो, आपको वो पॉइंट कंफ्यूज करा हो, फिर मुझे कमेंट करें कि ये स्टेप कैसे आया। अगर तो सही हुआ तो मैं आपको समझा दूंगी और अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई तो मैं वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो होता है, इंसान है, मैं भी, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, प्लस माइनस से ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है। मैथ तो सारी प्लस माइनस की गेम है, तो इस वजह से अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैं जो है करेक्शन करके आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब वही बात है, हमारे पास k -1 से शुरू हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर से शुरू हो, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए करवाया है कि यहाँ पे हमारे पास अब -1 से शुरू हो रहा है और आपको पता है -1 के बाद फिर 0 आता है फिर 1 आता है, ठीक है। रियल नंबर लाइन देखें तो ये हमारे पास बीच में 0 होता है, यहाँ पे -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह आता है। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है 1 तक है ना, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले 1 इस तरफ जाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 की तरफ हमने जाना है, तो पहले -1 आएगा फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर होता ना कि -3 तो हम फिर -1 -2 -3 की तरफ जाते, लेकिन 1 तक जाना है तो इसलिए हमने उसका सीक्वेंस बराबर करना है। अब हमने कहाँ से शुरू करना है, -1 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। अब क्वेश्चन में हमने k की जगह लगाना है क्योंकि यहाँ पे k है ना, k की जगह -1 लगाना है, k की जगह -1 लगाया, फिर ऊपर 3 एज इट इज तो +2 भी एज इट इज, इधर देखते रहे साथ साथ, प्लस फिर -1 के बाद 0 की बारी आएगी क्योंकि -1 होता है, फिर 0 फिर पॉजिटिव साइड पे जाए तो 1 आता है, फिर 0 लगाया k की जगह और 3 एज इट इज +2 भी एज इट इज, फिर प्लस फिर k की जगह पहले -1 था फिर 0 फिर 1 और 1 तक ही जाना था तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, 1 के ऊपर 3 +2। अब इनको सॉल्व करें, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो हमारे पास -1 आता है, ठीक है। इसको ऐसे करके देख लें, -1 इंटू -1 -1 माइनस +1 आ गया, ठीक है। +1 को फिर दोबारा -1 के साथ क्योंकि 3 -1 है ना, इसका आंसर ये आया, ठीक है। 4 नहीं है ये, देखिए माइनस इस तरह करिए, अच्छा -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। -1 1 जा 1 और माइनस माइनस +1 आ गया इन दोनों से, ठीक है। फिर +1 को इसके साथ करेंगे, +1 -1 तो हमारे पास -1 आता है आंसर, ठीक है। -1 को अब हमने 2 में से मतलब कर दिया, -2 में से 1 चले गए तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया और साइन बड़े का लगता है इसलिए ये +1 लग गया, ठीक है। फिर हमारे पास 0 को 3 दफा करो 4 दफा करो 0 ही आता है, तो 0 के साथ 2 प्लस के 2 आ गया। फिर 1 को 3 दफा करो तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ही आएगा, 1 + 3 क्या आ गया, सॉरी 1 + 2 क्या आ गया 3 आ गया। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कंप्यूट हो गए। अब हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म आ गई है, ठीक है। आप देखिए तो हमारे पास राइट इट टू एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया है वही चीज़ है, कोई भी चेंज नहीं है दोनों क्वेश्चंस में, उसी तरह ही करना है। कंप्यूट जैसे करते हैं वैसे ही एक्सपेंड भी कर रहे होते हैं, बस वैल्यूज पुट करके वही सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास दिया गया है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो 0 के बाद पहले 1 आएगा 2 3 आएगा, हम जितना हमारी मर्जी, आप
2 तक कर ले, 3 तक कर ले, फिर अब 2 डॉट डॉट लगा के एन तक चले जाए। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ पहले हमने 0 लगाना है, फिर 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है। अब ये पावर में आई है और नीचे भी आई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 लगाना है और यहाँ पे 0 लगाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इस तरह करके लगाना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए हमारे पास, तो फॉर्मूले में हमारे पास -1 एज इट इज, पहले 0 इधर लगा और नीचे 0 लगा, क्योंकि आई यहाँ पे और यहाँ पे, +1 एज इट इज। फिर हमने ऊपर 1 लगाया और इधर नीचे 1 लगाया की जगह, फिर ऊपर 2 लगाया, इधर 2 लगाया और फिर डॉट लगा के ऊपर n और नीचे n लगा दिया। ठीक है, बाकी वही वैल्यूज आएंगी, -1 सबके साथ ही है, क्योंकि वो -1 इज कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 भी कांस्टेंट है, तो सबके साथ 1 एज इट इज आता रहेगा। आई की वैल्यू सिर्फ चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 0 को 1 को 0 के टाइम करें तो 1 ही आता है। ठीक है, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है ना, वो 1 में आ जाती है। तो हमारे पास 1/1 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 1 ही आ गया, प्लस 1 को एक दफा किया अपने साथ मल्टीप्लाई तो -1 ही आ गया, डिवाइड बाय 1 प्लस किया तो 2 आ गया। फिर इसको -1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन, -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस +1 आता है। ठीक है तो ये +1 आ गया और नीचे दोनों को ऐड किया तो 3। अब टू डॉट 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 और n हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्योंकि n का तो सॉल्व नहीं होता ना, इसलिए n हमने वैसे ही लिख दिया। अब आखिर में देखिए ये 1 और 1 कट गया, 1 जरा आता है ना, तो 1 ही आ गया। ठीक है, माइनस प्लस -1/2 आ गया, प्लस 1/3 एज इट इज, 1/3 डॉट डॉट और ये भी एज इट इज। अब ये और सॉल्व नहीं हो रहा, एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका, ये ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म वेरिएबल। अब ट्रांसफॉर्म वेरिएबल का मतलब यही है कि आप x y z कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास i है ना, आप इसकी जगह j भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में j दिया हुआ है और हमने i की जगह j को चेंज करके करना है सॉल्व। ठीक है, अब देखिए, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास j = i-1 है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे तो j की जगह i की जगह j नहीं डाल सकते ना, क्योंकि उसमें तो i-1, हमें तो सिर्फ i की जगह j चाहिए। j की जगह जैसे यहाँ पे i है तो हमें यहाँ सिर्फ j चाहिए, -1 तो ये j की वैल्यू तो i-1 आ रही है ना, तो हमें सिर्फ j चाहिए, या j+1 चाहिए, या j+ कुछ भी हो, i ना होना नहीं हो, क्योंकि हमने i की जगह j को रिप्लेस करें। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें j की वैल्यू दी है i-1, तो हमने अकेला i को छोड़ना है और ये 1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि j की i की जगह हम जब भी j डालेंगे तो j+1 डालेंगे। इस i की जगह अगर हमने j की वैल्यू रिप्लेस करनी है ना i की जगह, तो हम j+1 लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी जगह आपको ये समझ आ गई पहली चीज। अब हमने क्या करना है, इस i की जगह हमने j डालना है और ऊपर जो है उधर हमने j डालना है। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज चेंज करनी है। अब हम करते हैं i = -1। अब i हमें पहले क्या दिया है, -1। तो हमने क्या किया, j अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, j = i-1 है ना, j की वैल्यू, तो हमने i लगा दिया, i की जगह 1 लगा दी, i की वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह 1 - 1 आगे 0, तो j की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ये j की जो वैल्यू हमारे पास ये लोअर बाउंड है, मतलब नीचे वाली, कहाँ से j स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमने आप ये ना कहना कि यहाँ पे j की हमने ये क्यों यूज किया और यहाँ पे हमने तो j की वैल्यू ये निकाली, ये डाली थी, ये i की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये i की जगह जो j आएगा ना उसकी वैल्यू है, इस जगह पे हम आगे क्वेश्चन में जब डालेंगे, हमने यहाँ पर जो i की वैल्यू हमें दी हुई है i = 1, इसमें हमने जो है यहाँ j को फाइंड करने के लिए इधर j की जगह i डालना है। ठीक है, i की पहली वैल्यू फिर i की दूसरी वैल्यू, तो हमारे पास ये आ गया j = 0। अब हमने क्या किया, i की ऊपर वाली जगह पे j डालेंगे। ठीक है, ये ऊपर है ना n-1, तो i हमारे पास जब n-1 हो, पहले तो 1 था, फिर n-1 हो तो हमने j की जगह डालना है, j = 1-1 जो क्वेश्चन में हमें दिया। अब j की जगह हमने i की वैल्यू डालनी है, तो i की जगह क्या आ गया, n-1 आ गया, ये i की जगह, इस i की जगह ये n-1 आ गया और ये -1 एज इट इज। अब इसको करें j एज इट इज, -1 तो क्या आ गया, -2 आ गए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सॉरी ये -2 आ गए। फिर से देखिए i, अब पहले हमने i को नीचे वाली वैल्यू डाली, यहाँ पे ऊपर जो था ना i = 1 कहाँ से आया, ये i = 1, इसमें हमने j की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, j के अंदर इस i की वैल्यू डाली है, जो क्वेश्चन में j दिया है ना, ये देखिए इस क्वेश्चन में j = i-1, इसकी जगह हमने i की पहली वैल्यू डाली है कि हमें j की वैल्यू निकला है, फिर इस i की जगह हमने ऊपर वाली की वैल्यू डालनी है कि ऊपर की j की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हमने पहले i की नीचे वाली जगह में डाली, i-1 की जगह डाली, तो 1 - 1 0 आ गया, और अब फिर ऊपर वाले में डाली i = जब n-1 था तो i की जगह n-1 लगाया, और इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 1 1 तो -2 आ गया, और n एज इट इज, तो j की वैल्यू आ गई n+2 आ गई, मतलब ऊपर जो j की वैल्यू है वो ये और नीचे जो है वो 0। अब हमने इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है समेशन i = n - i, इसकी जगह अब हमने j डालना है। तो क्या हुआ, ऊपर j था तो हमने जब i यहाँ पे i था ना, तो j की क्या वैल्यू निकली है, j+1 निकला। ठीक है, तो हमने क्या लगाया था, जब i की वैल्यू हमारे पास थी, i की वैल्यू हमने जब निकाली है, j क्या हो गया, j+1 आया। ये यहाँ पे देखिए i की जगह क्या आ गया, ये j+1 आएगा। तो i की वैल्यू हमारे पास क्या है, j+1, तो हमने i की जगह यहाँ पे लगा दिया j+1। नीचे देखिए n - i है, तो i की जगह क्या आएगा, j+1 जो ऊपर आया था। ठीक है, इधर i की वैल्यू कहाँ से शुरू थी, 1, और यहाँ पे i की वैल्यू j की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 0 से, तो हमने 0 लगा दिया।
फिर आई कहाँ तक था, n-1 था, और जे कहाँ तक था, ये देखें n-2 तक था। तो हमने ये रिप्लेस कर दिया, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया वेरिएबल को, आई से जे की तरफ चले गए। ठीक है, मुझे पता है ये किसी को भी समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा से समझाती हूँ, पॉइंट्स आप याद रखें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमें आई दिया हुआ है और हमने रिप्लेस करना है जे से, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट जे नहीं लगा देना, जे की वैल्यू i-1 है, i-1 लगा देंगे तो फिर तो वो आई आ गया ना, हमने बिल्कुल रिप्लेस कर देना, आई को जे से कर देना। तो हम क्या करते हैं, इस आई को जो है रिप्लेस इस तरह करते हैं, जो हमें जे की वैल्यू दी है हम उसको आई कर देते हैं। ठीक है, कैसे, जे इज इक्वल टू i-1 था, तो हमने आई को अकेला छोड़ा और j+1 आ गया, मतलब कि अब जो आई है उसकी जगह हम j+1 लगाएंगे। रिप्लेस हो गई ना, आई की वैल्यू की जगह j+1 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो अब आई नहीं है, बिल्कुल ही रिप्लेस हो गया ना, यहाँ पे तो हमारे पास आई आ रहा था ना, दूसरी साइड पे जे की वैल्यू में तो आई आ रहा था, तो हमने रिप्लेस पूरा करना है, तो हम जे को अकेला, आई को अकेला छोड़ देते हैं कि जे उधर हो जाए। हम ऐसे भी नहीं करते थे कि जे को अकेला, क्योंकि जे तो ऑलरेडी यहाँ पे अकेला, उसमें आई आया है, तो हमने आई को अकेला छोड़ दिया और उधर +1 डाल दिया। ठीक है, तो जहाँ पे आई होगा वहाँ j+1 आ जाएगा, बस एक वैल्यू हमें पता चल गई आई की यहाँ पे हमें पता चल गया j+1 आएगा, और इधर भी आई का पता चल गया j+1। लेकिन यहाँ पे अब हमें नहीं पता कि जे की शुरू वाली वैल्यू क्या है और जे की आखिरी वाली वैल्यू क्या है, तो हमने आई की वैल्यू में, इस फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में हमें आई दिया है उसमें हम आई की पहली वैल्यू डालेंगे तो जे की वैल्यू आ जाएगी नीचे वाली, फिर आई की ऊपर वाली जब वैल्यू डालेंगे इधर तो जे की ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जे की तो हमें फॉर्मूला दिया है ना, जे इज इक्वल टू i-1, तो आई वाली पहली वैल्यू डाली है, फिर आपने दूसरी वाली डाली, तो हमने पहले आई वाली पहली वाली डाली, आई क्या था 1 की इक्वल था, तो आई हमने जहाँ पे है वहाँ पे 1 डाल दिया, तो जे की पहली वैल्यू आ गई 0। फिर हमने आई जब n-1 था ऊपर वाली वैल्यू, तो हमने उसमें हमने आई की वैल्यू डाली जे में, तो जे की वैल्यू क्या आ गई n-1 तो इन दोनों को किया तो n-2 आ गई, तो जे की नीचे वाली वैल्यू भी आ गई। ठीक, ओ सॉरी ऊपर वाली वैल्यू भी आ गई। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू 0 और एंडिंग वैल्यू कहाँ है n-1। अब हमने रिप्लेस कर दिया, आई की जगह j+1 जो हमने शुरू में निकाला था, नीचे भी आई की जगह j+1 जो हमने निकाला था। ठीक है, और फिर स्टार्टिंग वैल्यू हमें पता चल गई 0, एंड वाली वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, स्टेप आप याद करें, सबसे पहले आपने आई को करना है, जो क्वेश्चन में फॉर्मूले में हमें समेशन में हमें जो दिया हुआ है ना आई उसकी जगह हमने जे पे रिप्लेस करना है, वो चीज कर ली पहली पॉइंट। फिर हमने एक फॉर्मूला जो क्वेश्चन में दिया है जे इज इक्वल टू i-1, उसमें पहले नीचे वाली वैल्यू डाल के हमने जे की निकालनी है और फिर ऊपर वाली डाल के जे की ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप की बात है, पहले आई निकालना है, सही है, सॉरी आई को वो आई की रिप्लेसमेंट में जो जे डालने हैं वो सॉल्व करना है, फिर आई डालना है पहले ऊपर वाली, सॉरी क्या कहते हैं उसको, स्टार्टिंग वैल्यू आई की, और फिर एंडिंग वैल्यू, तो इसलिए हमें जे की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है, हर स्टेप को स्टॉप कर करके 2-3 दफा भी करेंगे तो समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जरा है मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस है समेशन की, वो देखते हैं हम, तो फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। समेशन की प्रॉपर्टीज देखिए, तो हमारे पास एक एडिशन बनी है, समेशन k इज इक्वल टू m और n। अब k की जगह m डालना है हमने, और इधर भी k की जगह m डालना है। ठीक है, तो हमारे पास k की जगह m अगर आए, अभी तो नहीं डालना, अभी प्रॉपर्टी का मतलब हम वो कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये साइड हो प्रॉपर्टी की तो वो दूसरी साइड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे तो ऐड हो रहा है ना, समेशन इस पूरी वैल्यू के साथ भी और समेशन इसके साथ भी, तो ये अलग हो गया, समेशन a के वाला अलग हो गया और फिर दोबारा ये सारा लगा के समेशन b के अलग कर दिया। मतलब एडिशन का मतलब यही है ना कि आप दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, दोनों को अलग अलग करके ऐड करें, तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर दोनों एक साथ में एडिशन हो रही है तो हम उसको अलग अलग करके भी एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि अगर हमारे पास समेशन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये देखिए समेशन की स्टार्टिंग वैल्यू एंड जो है एंडिंग वैल्यू और सी ए के है, तो ए के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम क्या करते हैं, समेशन से बाहर ले आते हैं, तो हमने समेशन से बाहर ले आए। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हमारे पास आता है k इज इक्वल टू a माइनस आई और ऊपर है b माइनस आई और k प्लस आई, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे से आई सारे खत्म हो जाते हैं और k रह जाते हैं। अब ये कैसे आया, आप देखिए k की वैल्यू क्या, a माइनस आई, तो हमने इधर k की वैल्यू, ये चीज मैं आपको नीचे समझाती हूँ, इधर देखिए यहाँ से समझ आ जाएगी कि समेशन k इज इक्वल टू a माइनस आई है और ऊपर b माइनस आई है और यहाँ पे k प्लस आई है। ठीक है, अब आपने k की जगह अगर वैल्यू डालें, आप इधर देखें तो k की स्टार्टिंग वाली वैल्यू पहले डालें, k की जगह हमने क्या डाल दिया, a माइनस आई और ये प्लस आई एज इट इज। ठीक है, तो ये माइनस आई और प्लस आई तो आपस में कट गया और यहाँ पे हमारे पास a अकेला रह गया ना, तो इसका मतलब कि ये कट जाता है आपस में, ये वाला इसके साथ कट गया, और अगर हम एंडिंग वाली वैल्यू डालें तो ये वाला आई भी इसके साथ कट जाएगा, तो अकेला के रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये अकेला के रह गया। ठीक है, और इधर भी ये एक माइनस वाला एक प्लस वाला, तो दूसरा भी उसमें भी सेम होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये उधर वैल्यू में पुट होकर तो माइनस के साथ कट जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ पुट होकर प्लस के साथ कट जाएगा, तो ये अकेली वैल्यू रह जाती है के। ठीक है, तो इस तरह वाली अगर हो तो वो कटिंग के साथ आती है और ये जो है सिंपल के रह जाता है हमारे पास। फिर उसके बाद अगर ये हमारे पास देखिए इस तरह का हो समेशन k इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे c है, यहाँ पे k है ही नहीं, देखिए यहाँ पे c के नीचे कोई k नहीं है, तो हमने क्या करना होता है, जब इस तरह का हमारे पास समेशन आ जाता है कि हमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब जो फॉर्मूला है उसमें है ही नहीं, तो क्या होता है कि सी अपने आप के साथ ही ऐड होता रहता है। देखिए यहाँ जैसे कि सी है तो सी प्लस प्लस होता जाएगा, कहाँ तक, जब एन सी हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर तक पहुंच जाए। ठीक है, ये आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि यहाँ पे हमारे पास समेशन k इज इक्वल टू 1 है
और यहाँ पे n है, और यहाँ पे c की जगह अगर हमारे पास 5 आ जाता है, तो अब 5 यहाँ पे तो कोई 5 में तो k की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास होता सेम नंबर आया होता k इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे 5 k होना चाहिए था। अगर k होता तो हम फिर 1 डालते, 2 डालते, n तक जाते, लेकिन यहाँ पे k है ही नहीं, तो फिर वो 5 अपने साथ ही ऐड होता जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा n तक। ठीक है, तो ये इस तरह प्रॉपर्टी होती है। चल में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कर चुके हैं, अब हम अरिथमेटिक सीरीज करेंगे। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, वैसे ही अरिथमेटिक सीरीज भी होता है। अब सीरीज को हम क्या करते हैं, सीरीज का नाम से ही समझ आता है कि ऐड कर देते हैं उन चीज़ों को। सीरीज किसी चीज़ को, सर्किट में भी हमने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा था, सीरीज बनाते हुए हम ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, सर्किट्स को। तो सीरीज का मतलब ज्वाइन करना, तो ज्वाइन कैसे करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अरिथमेटिक सीरीज करते हैं। अब टू सम ऑफ अ टर्म इन अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो उसको क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब एग्जांपल देखिए, 1 2 3 5 7 6 7 है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें कॉमा है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या, सीरीज कैसे बनेगा, सीरीज का मतलब कि ऐड कर दे, तो हर टर्म को ऐड कर दे, तो हमारे पास 28 आ गया, तो ये ऐड हो गए, तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन गया। ठीक है, ये तो सिंपल टर्म है, लेकिन इसी तरह अगर बड़ी बड़ी आए ना कि आखिरी टर्म कौन सी है, फाइंड 6 टर्म, फाइंड 8 टर्म, तो उसमें फिर फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल तो ऐसे ही होता है, डायरेक्ट ऐड कर लो। जैसे अब इसमें ऐड हो रहा है ना, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज का भी यही मतलब है कि ऐड हो। ठीक है, ऐड सीरीज का मतलब ये ऐड है, ये याद रख लें। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, कोई भी सीक्वेंस हमें दिया है, उसको ऐड कर दिया तो सीरीज बन गया। ये हमें सीक्वेंस है, इसको दिया, ऐड कर दिया तो सीरीज बन गया। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जांपल। एग्जांपल देखिए तो आता है, फाइंड S8, मतलब हमें सीरीज 8 फाइंड करनी है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दी है, उसकी सीरीज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हर टर्म को ऐड कर दिया। अब हमारे 8 दिया है ना, तो 8 हमें पता है कि क्या है। देखिए 1 टर्म, ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 कोई नंबर है तो उसको वैसे कहेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पिछले लेक्चर में, ये 1 टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अभी तो ये सीक्वेंस से नंबर लिखिए ना, लेकिन इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपने हर टर्म को लाइन से करना है, 6 7 8, तो 8 टर्म का है, तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही ऐड करना है। इन टर्म को ऐड कर दिया तो हमारे पास 36 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए, हमारे पास आता है अरिथमेटिक सीरीज का, SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस AN। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बस फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो हमें AN का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जिसको कहते हैं a प्लस n माइनस 1d। कहीं पे आपको AN की वैल्यू दी होगी तो आप लोग पुट कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं दी होगी तो वहाँ पर आपको d की दी होगी, और आपने फिर ये फॉर्मूला लगा के करना होगा। ठीक है, अभी तो सिंपल सा हमें AN की वैल्यू दी हुई है, तो हम देखते हैं एग्जांपल। फाइंड अ सम ऑफ अ 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज विथ a इज इक्वल टू 6 एंड a10 इज इक्वल टू 51। ठीक है, अब a10 मतलब a हमारे पास, ये नीचे जो होता है ना, इसको n कहते हैं। ठीक है, तो ये n की जगह पे आएगा। SN इज इक्वल टू 10, AN 10 है ना, 10 डिवाइड बाई 2, और a हमारे पास क्या है, 6 दिया गया है, प्लस AN की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको दी हुई है, ये A10 मतलब AN है। ठीक है, इज इक्वल टू 51 दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो आपको लाजमी d की वैल्यू दी होती, तो फिर आप d पुट करते। तो यहाँ पर पुट किया, इन दोनों को प्लस किया तो 57 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 285 आंसर आता है। सिंपल सा स्टेप है, फॉर्मूला आएगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करते हुए, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है, फाइंड द सम ऑफ अ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। अब 50 टर्म का ये तो नहीं है ना कि आप 50 टर्म को ऐड करने बैठ जाए, तो ये फॉर्मूला आपको आएगा तो आराम से कर लेंगे, विद a इज इक्वल टू 28 एंड d इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पर आपको a n ने ही दिया हुआ, आपको d की वैल्यू दी है, तो आपने ये d वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, n हमें पता है, फॉर्मूले में देखिए 50 है, a हमें दिया गया है 28 और d हमें दिया है। पहले हमने जो जो गिवन है वो लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में लगाना है n डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला है, लेकिन हमने ए एन की जगह क्या लगाना है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब ये हमने लगा दिया a माइनस ए, यहाँ पर देखें तो आप फॉर्मूले में जब ये लगेगा तो एक a ये हो गया और एक a ये, तो 2 a हो गए, तो इसलिए हम 2a लगा लेंगे, प्लस n माइनस 1 और d वैसे का वैसे। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुटिंग करें, n हमारे पास 50 था, डिवाइडेड बाई 2, a हमारे पास 2, ये 2 बाहर का बाहर, और a की वैल्यू 28 है, तो 28 प्लस n माइनस 1 हमें कैसे पता चलेगा, 50 में से n में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास 49, वो हमने लिख लिया 50 माइनस 1, और d हमारे पास -4 है।
अब इन दोनों को डिवाइड किया तो 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 56, इन दोनों को माइनस किया तो 49 और इसका ये वैसे का वैसे ही आ गया। फिर 25 वैसे का वैसे ही इनको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आ गया। फिर इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास -140 आ गया। 25 से मल्टीप्लाई तो 3500 आ गया आंसर। ठीक है, फॉर्मूला आएगा तो देखिए कितना आसान सा स्टेप है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ें हैं। अब आता है जियोमेट्रिक सीरीज। सीक्वेंस में हमने मल्टीप्लाई किया था, सीरीज के नाम से ये नहीं कहना कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगी हर टर्म, नहीं, सीरीज का मतलब ही ऐड करना है। सीरीज का मतलब क्या है, ऐड करना। तो इसलिए हमने हर सीक्वेंस को क्या, सीरीज को क्या करना है, सॉरी सीक्वेंस को क्या करना है, ऐड कर लिया तो हमारे पास सीरीज आ गई। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये देखिए एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस एन के ऊपर आर के ऊपर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। फॉर्मूले ज़रूर याद करें, देखिए कितने ज़्यादा फॉर्मूले आ गए, अरिथमेटिक सीक्वेंस का अलग, अरिथमेटिक सीरीज़ का अलग, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का अलग, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का अलग। फॉर्मूले ही सिंपल याद कर लेना तो आपको फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा, हर टर्म को खाली पुट करना है और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। फाइंड S12, आपको 12 टर्म फाइंड करनी है और हमें दी गई है ए टर्म, फर्स्ट टर्म दी गई है और कॉमन रेशियो दिया गया है। तो हमने क्या करना है, ए टर्म लगानी है, कॉमन रेशियो लगाना है, एन हमें फाइंड होता है बड़ी टर्म्स, मतलब एन का मतलब एन क्या है यहाँ पे, तो आगे देखते हैं, एन एस एन है ना, हाँ ये एन है 12, तो इसके ऊपर 12 आ जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल, फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के ऊपर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 400 थी, 1 वैसे का वैसे, और आर हमारे पास 8 था और एन हमारे पास क्या है 12, तो 12 लगा दिया। -1 -8, इनको अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, 400 वैसे का वैसे, 8 को 12 टाइम किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको इससे माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड बाय 7, 8 1 में से 8 गया ना तो 7 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7 कर किया तो ये आ गया। यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है समझ ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।